एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर रेन अपनी पार्टी के मीटिंग रूम में अभी अभी घुसा ही था कि उसे खबर मिली कि उसे ग्रुप से निकाला जा रहा है। रेन एक बीस्ट टेमर था, यानी वो जानवरों के साथ दिल से कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें कमांड दे सकता था। सच तो यह था कि बीस्ट टैमर की पोजीशन पार्टी में लड़ाई के लिए कोई खास सूटेड नहीं होती। फिर भी रेन ने हमेशा हीरोज पार्टी का पूरी मेहनत से साथ दिया था। डीमन किंग को हराने के इस बड़े गोल के लिए वो हर किसी का दिल से सपोर्ट करता था। लेकिन अब इन लोगों ने उसे बेरहमी से बाहर निकाल दिया। सबकी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। जब उसने वजह पूछी तो लिन ने सीधे कह दिया कि रेन पूरी तरह बेकार है और बस रास्ते में आता है। आरियोस ने भी हाँ मिला दी। रेन ना सपोर्ट दे पाता था, न ही ठीक से लड़ पाता था। बस इतना था कि वो जानवरों से सामान उठवा देता था। ये सब देखकर रेन को और रुकने की कोई इच्छा नहीं हुई। उसने पार्टी की यूनिफॉर्म उतारी और बिना देर किए वहां से चला गया। बाद में रेन एक पार्क में उदास होकर बैठ गया और उस पूरी जर्नी के बारे में सोचने लगा। सच में उन लोगों ने कभी उसे या उसके बीस्ट टेमर रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, कभी उसे कॉमरेड नहीं माना। पार्टी छोड़ने के बाद रेन के पास अब लगभग कुछ नहीं बचा था। तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और रेन को साथ खेलने के लिए बुलाने लगे। थोड़ा सोचकर रेन उन बच्चों के साथ मैदान में चला गया। वहां उसने एक चिड़िया से कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे कुछ ट्रिक्स करवाई, बच्चों को खुश किया और फिर उसे आज़ाद कर दिया। बच्चों को उसकी यह काबिलियत बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि वो भी आगे जाकर बीस्ट टेमर बनना चाहते हैं। रेन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि बच्चे आमतौर पर हीरो बनना पसंद करते हैं। ये सुनकर बच्चों ने बताया कि हीरोज पार्टी हमेशा आम लोगों से बुरा बर्ताव करती है और अमीर नोबल्स के सामने बड़ी चापलूसी करती है। उनसे अच्छे लोग तो लगते ही नहीं। ये सुनकर रेन को समझ आया कि पार्टी की इतनी बुरी रेपुटेशन क्यों थी, शॉपिंग के वक्त उसे क्यों घूरा जाता था। बच्चों को रेन बहुत पसंद आया क्योंकि वो मिंसार और फ्रेंडली था और उन्हें उसके जानवरों को टेम करने की एबिलिटी भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि वो आगे बढ़कर अच्छे एडवेंचरर्स बनेंगे। एडवेंचरर वो होता है जो मिशंस लेता है और उनके बदले रिवॉर्ड पाता है। रेन को हीरोज ग्रुप से निकाला जा चुका था। अब डीमन किंग को हराने से उसका कोई मकसद नहीं बचा था, तो उसने भी एडवेंचरर बनने के बारे में सोचना शुरू किया। सोचा और चल दिया। वो सीधे एडवेंचरर्स गिल्ड कैसल पहुंचा क्योंकि आरियोस और बाकी लोग एडवेंचरर्स को बहुत छोटा मानते थे और उनसे ज़्यादा मिलते भी नहीं थे। रेन को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उसे स्टाफ मेंबर से सब डिटेल्स पूछनी पड़ी। रिसेप्शनिस्ट ने फौरन और जोश के साथ एक्सप्लेन किया कि एडवेंचरर्स की मॉन्स्टर्स की तरह ही एफ से एस तक रैंक्स होती हैं। उसने इस प्रोफेशन के आइटम्स, ऑब्जेक्टिव्स और क्वेस्ट्स एक एक करके बताए। जब रजिस्ट्रेशन की बात आई और पता चला कि रेन बीस्ट टेमर है, तो रिसेप्शनिस्ट थोड़ी चिंतित हो गई। उसे लगा कि रेन शायद टेस्ट में फेल हो जाए। दरअसल गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट पास करना जरूरी था, वरना कोई कमीशन लेकर अगर उसे पूरा ना किया जाए तो टीम की रेपुटेशन गिर जाती। रेन ने टेस्ट एक्सेप्ट किया और एक वेजिटेबल फार्म पर पहुंचा जहां ऑक्स ने तबाही मचा रखी थी। उसे 10 गॉब्लिन्स हैंडल करने थे और 20 बंडल्स मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने थे। सिर्फ एक नाइफ के साथ रेन ने थोड़ी देर में अपना पहला मिशन पूरा कर लिया, काफी हद तक एक छोटी सी गिलहरी की मदद से। उसने 10 गॉब्लिन स्टोन्स उठाए और बचा हुआ मिशन खत्म करने निकला। लेकिन तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। भागकर वहां पहुंचा तो देखा कि एक कैट गर्ल पर डी रैंक मॉन्स्टर, एक किलर टाइगर, हमला कर रहा है। बिना ज्यादा सोचे रेन ने अपने नाइफ से अटैक किया, लेकिन टाइगर की खाल इतनी मोटी थी कि नाइफ टूट गया। फिर भी जब टाइगर का ध्यान उसकी तरफ गया, रेन को लगा उसका मकसद पूरा हुआ। उसने लड़की को जोर से आवाज दी कि भाग जाओ, लेकिन वो कैटगर्ल उठ खड़ी हुई और रेन की हैरानी देखते ही बनती थी। एक ही किक में उसने डी रैंक मॉन्स्टर को धराशायी कर दिया। तब जाकर रेन ने उस लड़की को ध्यान से देखा और समझा कि वो लिंक्स ट्राइब की है, एक ऐसी रेयर और बेहद पावरफुल रेस। जब रेन ने देखा कि वो गिरने वाली है तो उसने उसे थाम लिया। मॉन्स्टर को हराने के बाद वो भूख से बेहोश हो गई थी। रेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपना खाना उसे दे दिया। पेट भरने के बाद लिंक्स गर्ल ने अपना नाम बताया, कैनेडे, लिंक्स ट्राइब से। रेन ने पूछा कि यहाँ बेहोश क्यों पड़ी थी, तो कैनेडे ने बताया कि लिंक्स ट्राइब बहुत कम लोगों की है और पहाड़ों की गहराई में रहती है, इसलिए उसने एडवेंचर पर जाने का फैसला किया था। और घूमते घूमते वो भूखी रह गई और ये हाल हो गया। ये लड़की उसे इतनी इंटरेस्ट से देख रही थी कि रेन को अपनी स्टोरी सुनानी पड़ी। दोनों साथ चलते चलते बात करते रहे। पूरी बात सुनकर कैनेडे को हीरोज पार्टी पर रेन की तरफ से बहुत गुस्सा आया। रेन को अब कोई तकलीफ नहीं थी। आखिरकार सच में वो वहां बेकार ही था और वो जगह कोई अच्छी थी भी नहीं। ये सुनकर कैनेडे ने अचानक कहा कि रेन असल में बहुत स्ट्रांग है और बीस्ट टैमर के पास एक जबरदस्त पावर होती है जो उसके जैसी लिंक्स को भी कमांड कर सकती है। उसने यह किलर टाइगर वाली फाइट में फील किया था। आखिर जो उसके जैसी पावरफुल रेस को कमांड कर सके, वो कमजोर कैसे हो सकता है। रेन अभी हैरानी से उबरा भी नहीं था कि कैनेडे ने कहा, चलो मुझे टेम करने की कोशिश करो। रेन ये सुनकर बहुत टच्ड हुआ। अगर ये हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती और इसके अलावा कैनेडे से दोस्ती भी हो जाती, जो सच में खुशी की बात होती। सोचा और कर दिया। रेन ने अपने हाथ पर खून की एक बूंद निकाली और कैने की तरफ बढ़ाई। कुछ ही पलों में एक एनर्जी ने कैने को घेर लिया और कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो गया।
कैना के हाथ पर रेन का मार्क आ गया और इस तरह रेन ने एक बेहद पावरफुल स्पीशीज को कमांड करने की एबिलिटी हासिल कर ली। उनका आगे का सफर अभी खुला पड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर खुश होकर मुस्कुराया और अपनी जर्नी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। मिशन पूरा होने के बाद रेन तुरंत एडवेंचरस गिल्ड वापस आया। आइटम्स की क्वालिटी चेक करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने खुशी खुशी रेन को बधाई दी। टेस्ट पास हो गया था। रेन अब होराइजन एडवेंचरस गिल्ड का F रैंक एडवेंचरर बन गया था। गिल्ड कार्ड, सर्टिफिकेट और रिवॉर्ड मनी मिलने पर रेन बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्दी ही उसे आगे की चिंता भी होने लगी। रहने के लिए जगह चाहिए थी और उसके लिए बहुत लंबे वक्त तक पैसे बचाने पड़ते। बाहर कैनेडा चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। रेन ने निकलकर उसे बताया कि वो एडवेंचरर बन गया है और कहा कि अभी तुरंत मिशंस ले होंगे, क्योंकि थोड़े पैसे जमा हुए बिना ठीक से आराम नहीं मिलेगा। जाने ही वाले थे कि एक आदमी आया और कैनाडा को घिनौनी नजरों से देखते हुए उसके पास आया। उस आदमी ने रेन को इग्नोर किया और सीधे कैनेडा से बात की। उसे अपने साथ चलने के लिए फुसलाने की कोशिश की। लिंक्स ट्राइब की मेंबर यहाँ काफ़ी रेयर थी। रेन को नीचा दिखाते देख काने को गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने बोल दिया कि रेन ही एकमात्र है जो उसे कमांड कर सकता है। सामने वाला नहीं समझा तो रेन ने शांति से एक्सप्लेन किया कि वो बीस्ट टेमर है, इसीलिए ये एबिलिटी है। वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा ये ब्लफ है। भला लिंक्स ट्राइब जैसी पावरफुल रेस को कोई कमांड कैसे कर सकता है? किनारे ने उसे तुरंत चैलेंज किया कि रेन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर वो आदमी क्लासिक आर्म रेसलिंग मैच करना चाहता था और किनारे को वेजर पर रखने की बात करने लगा। रेन को डर था कि यह आदमी कैनेड के लिए प्रॉब्लम बन सकता है और टकराव से बचना भी मुश्किल था, तो मजबूरी में वो मैच के लिए बैठ गया। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, शरीर का फर्क और वो बड़ा गैप साफ महसूस हो गया। फिर भी रेन पूरे जज्बे के साथ जीतने पर अड़ा था। सिग्नल मिला और रेन ने पूरी ताकत लगाई। अचानक उसके हाथों में एक जबरदस्त पावर आ गई। उसने मैच जीत लिया और इतनी जोर से कि कुर्सी तक टूट गई। रिसेप्शनिस्ट नैटली ने शोर सुना और बाहर आई। पूरी बात समझने के बाद उसने रेन से माफी मांगी और उस आदमी को अच्छी तरह से सबक सिखाया। मामला सुलझने के बाद जब नैटली को पता चला कि रेन ने लिंक्स ट्राइब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की। बस उस बेकार आदमी को गिल्ड कैसल से बाहर खींच ले गई। जब सब ठीक हो गया, रेन यही सोचता रहा कि अभी इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। कैनाडा ने उसे एक्सप्लेन किया कि जब कोई लिंक्स जैसी पावरफुल रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी उसी लेवल तक बढ़ जाती है, जो कि उसी की यानी कैनाडा की लेवल है। रेन ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए उसे पता नहीं था, लेकिन कैनाडा को बचा पाया, यही बड़ी बात थी। दोनों गिल्ड से निकलकर अपना कमीशन मिशन करने चल दिए। कैनाडा को लगा था मॉन्स्टर्स से लड़ेंगे, लेकिन रेन उसे खेत में खरपतवार उखाड़ने वाले मिशन पर ले गया। क्या करें, F रैंक एडवेंचरर यही काम कर सकता है। कैनेडा अभी काम शुरू करने की तैयारी में थी। तभी रेन ने कुछ रैबिट मॉन्स्टर्स से टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्हें खरपतवार उखाड़ने को कह दिया। मिशन हो गया। जाने ही वाले थे कि कैनाडा को अपनी बेहद तेज सुनने की काबिलियत से पास में कुछ शोर सुनाई दिया। चीखें थीं और भद्दे हंसने की आवाज़ें। बिना सोचे दोनों उस तरफ भागे और देखा कि एक बुजुर्ग को एक बड़े ग्रुप में घेरा हुआ है। वो ग्रुप ब्लैक फैंग गिल्ड के मेंबर्स थे। बुजुर्ग ने हेल्प के लिए एडवेंचरर्स हायर किए थे, लेकिन मुसीबत देखते ही वो भाग गए। कैनाडा ने बताया कि ब्लैक फैंग एक बदमाश गैंग है, क्रूर और बेशर्म, बुराई में ही माहिर है। हेल्प लेने का वक्त नहीं था, तो रेना कैनाडा ने खुद ही उस बुजुर्ग को बचाने की ठानी। प्लान ये था कि रेन ब्लैक फैंग को हैंडल करे और कानाडा बुजुर्ग को वहां से निकाले। रेन को लड़ते देख काने को चिंता हुई। एक इंसान के लिए लिंक्स जितनी पावर को अडेप्ट करना आसान नहीं था, कहीं कुछ बुरा असर न पड़े। लेकिन रेन पे ज्यादा असर नहीं दिखा। कुछ ही मिनटों में उसने उस गंदी गैंग को साफ कर दिया। नज़ारा इतना शानदार था कि कैने को शर्म आ गई। खैर, बुजुर्ग बहुत ग्रेटफुल था, लेकिन उसे डर था कि ब्लैक फैंग बदला लेने वापस आएगी। ये सुनकर रेन ने उनके अड्डे पर जाकर सबको निपटाने और लोगों की सुरक्षा करने का फैसला किया। कैनेडा को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन रेन के पास प्लान था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। गिलहरी ने रास्ता दिखाया और दोनों बैंडिट्स के अड्डे के एंट्रेंस तक पहुंच गए। प्लान था कि रेन कुछ बैरन बीस से टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट करे, जिनका जहर किसी को भी एक दिन के लिए पैरालाइज कर देता है। कैनेडा हैरान हुई कि रेन इंसेक्ट्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। रेन ने बताया कि उसके होम टाउन में उसने इंसेक्ट टेमर का काम सीखा था। प्लान यह था कि इन लोगों को पैरालाइज करके कैनेडा टाउन से रीइंफोर्समेंट्स ले आए। आइडियली रात की रक्षा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नाइट ऑर्डर के साथ लाए। कैनेडा टास्क लेकर वापस विलेज की तरफ चल दी। बैरन बीज भी आ गई थी। रेन ने उन सब के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाया और प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी की। फॉरेस्ट के दूसरे कोने में हीरोज पार्टी के कुछ मेंबर्स इस वक्त खुद मुसीबत में थे। उन्होंने एक आसान सा मिशन लिया था, लेकिन ब्लैक फैंग बैंडिट से टकरा गए और भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। गुस्से में लिन ने नए टेम्पररी मेंबर को खूब सुनाया कि मुसीबत में वो भाग गया और वो बिल्कुल बेकार है। ये पर्सन भी एक बीस्ट टेमर था। उसने साफ कहा कि उसे कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है और वो एक वक्त में सिर्फ एक जानवर टेम कर सकता है। एक से ज्यादा को कमांड करने की कोशिश की तो नसें जल जाएंगी। उसने लिन और नीना को ऐसे लोग कहा जो बिना वजह दूसरों को दबाते हैं।
ये सुनकर लिन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि रेन कुछ खास था। उसे लगा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है और उसने उसे फोर्स किया कि माने कि उसने खुद ये जॉब ली थी और उसने फेल किया, न कि हीरोज पार्टी ने। दबाव में वो बीस्ट टेमर फॉरेस्ट से अकेले चला गया। लिन और नीना भी फॉरेस्ट से निकल गईं। दोनों को यकीन नहीं था कि रेन कुछ खास था। इधर ब्लैक फैंग के अड्डे पर रेन ने कंफर्म किया कि सब बैंडिट्स बेहोश पड़े हैं और 20 का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दिया। कनाडा रीइंफोर्समेंट्स लाने कामयाब रही थी। रेन ने देखा कि सिर्फ एडवेंचरर्स आए हैं तो हल्की हैरानी हुई। सबने बताया कि नाइट ऑर्डर इस तरह के मामले नहीं सुलझाती। तभी ऐसा लगा सब ठीक हो गया, लेकिन अचानक ब्लैक फैंग के अड्डे के अंदर से सी रैंक मॉन्स्टर्स का एक झुंड निकल आया, लिजर्ड किंग। इनका हॉर्ड बेकाबू हो गया था और सबको काटने लगा। रेन और कैनेडे बिना देर किए इस मॉन्स्टर हॉर्ड को संभालने के लिए भीतर घुस गए और बाकी एडवेंचरर्स को, घायलों को और बैंडिट्स को बाहर ले जाने को कह दिया। दोपहर तक जब एडवेंचरर्स बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, रेन और कैने बाहर आ गए। सबने उनकी तारीफ की और रिकग्निशन दी। रेन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि जिस दिन पार्टी से निकाला गया था शायद वो इतना बुरा नहीं था, और ये भी अच्छे से समझ आया कि जो वो आज है उसमें कैने का बड़ा हाथ है। रात होते होते दोनों के पास एक रूम रेंट करने के पैसे आ गए। कैनेडे, जो इतने दिनों से बेघर घूम रही थी, उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। ब्लैक फैंग गैंग को खत्म करने के बाद एडवेंचरर्स गिल्ड ने रेन को स्पेशल प्रमोशन देकर ई रैंक कर दिया और डबल रिवॉर्ड भी दिया। पैसे आए तो दोनों ने सप्लाईज खरीदी, खूब खाना खाया और सोने के लिए रूम किराया कर लिया। इनकीपर ने दोनों को एक ही रूम असाइन कर दिया, जिससे रेन बड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। उसका मन था कि जाकर फॉरेस्ट में सो जाए। एक आदमी और एक औरत एक साथ कैसे सोए? कैनेडे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी शर्म तो थी, लेकिन उसे रेन पर भरोसा था कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। उसकी ये नाइविटी देख रेन ने रिमाइंड किया कि उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। किसी नए आदमी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे? कैनेडे ने एक्सप्लेन किया कि वो नाइव नहीं है, बस इसलिए ट्रस्ट करती है क्योंकि वो कॉमरेड्स हैं। यह सुनकर रेन बहुत टच्ड हुआ और उसने फॉरेस्ट में सोने का आइडिया छोड़ दिया। रात को कैनेडे चुपचाप सोते हुए रेन को देखती रही, मन में सोचती रही कि यह सच में अच्छा इंसान है। लिंक स्ट्राइप पहले से ही बहुत रेयर और पावरफुल थी, इसीलिए बहुत लोग उसे पकड़ना या एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। अपनी एडवेंचर में कैनेडे ऐसे कई बुरे लोगों से मिली थी, लेकिन रेन अलग था। उसने हमेशा कैनेडे को एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह ट्रीट किया, कोई और मंशा नहीं थी। ये बात कैनेडे को बहुत अच्छी लगती थी। कैनेडे ने रेन की स्टोरी याद की और सोचा कि पार्टी से निकाले जाने का जख्म अभी भी ताज़ा है। वो और ज़्यादा डिटरमाइन हो गई कि रेन का साथ देगी और उसे सपोर्ट करेगी। वक्त बीतता गया। रेन और कैनेडे की मुलाकात को एक हफ्ता हो गया था। इस दौरान दोनों ने मिलकर कई कमीशंस किए। एक दिन फ्रूट पिकिंग मिशन से लौटने के बाद नैटली ने बताया कि सदर्न ब्रिज पर एक झगड़ालू आदमी आ गया है। ये शख्स ब्रिज पार करने वाले किसी से भी लड़ जाता था, मारता था और चला जाता था। कोई मरा नहीं था अभी तक, लेकिन ब्रिज पार करने वालों की तादाद बहुत कम हो गई थी। नाटली ने रेन को यह कमीशन लेने की सलाह दी। इसके लिए कोई रैंक रिक्वायरमेंट नहीं थी और रिवॉर्ड 5 गोल्ड कॉइन्स था। रेन ने फॉरेन मिशन लिया और कैनेड के साथ ब्रिज की तरफ चल दिया। यह स्ट्राइट ब्रिज सेंट्रल मेनलैंड, जहां होराइजन सिटी था, और सदर्न मेनलैंड को जोड़ने वाला अकेला रास्ता था। दोनों ब्रिज पर नजारा देखते हुए सोच रहे थे कि यह झगड़ालू इंसान आखिर कैसा दिखता होगा। जो लोग पिट चुके थे उनसे पूछा, लेकिन सब चुप रहे, इसलिए कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तभी आसमान में एक बड़ा लाल ड्रैगन उड़ता हुआ दिखा, जिसे देख दोनों चौंक गए। वो ड्रैगन उन्हें देखते ही नीचे आया, एक खूबसूरत लड़की में बदल गया और उनसे लड़ने की चैलेंज दे दी। जब रेन को पता चला कि यही वो झगड़ालू है तो वो हैरान रह गया। ये ड्रैगन टाइप की लड़की थी जिसने अपना नाम तानिया बताया और कहा कि वो इस ब्रिज पर स्पेशल ट्रेनिंग कर रही है। कैनेडा ने एक्सप्लेन किया कि यह ट्रेनिंग ड्रैगन ट्राइब का एक कस्टम है। 15 साल की होने पर एक ट्रू ड्रैगन बनने के लिए एडवेंचर पर जाना पड़ता है। तानिया सच में एक स्ट्रांग ओपोनेंट ढूंढ रही थी, तो उसने रेन और कैनाडे दोनों से स्पारिंग की रिक्वेस्ट की। कैनाडे की हिम्मत अफजाई के बाद रेन ने थोड़ा डरते हुए स्पार का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तानिया ने तुरंत रेन की तरफ मुट्ठी चलाई। रेन ने रोका तो, लेकिन यह ड्रैगन गर्ल की आर्म स्ट्रेंथ सच में बेमिसाल थी। रेन पहला टेस्ट पास कर सका तो तानिया ने फायरबॉल अटैक किया। रेन तो बच गया, लेकिन कैनाडे की पूंछ जल गई। वो फ्यूरियस हो गई और तानिया पर झपट पड़ी। दोनों को बराबर का लड़ते देख रेन हैरान हुआ। वो भी झट से कूद पड़ा और कैनेडे के साथ मिलकर जॉइंट अटैक किया। तानिया ने किसी तरह दोनों के अटैक्स को रोका और दोनों को उठाकर पटकने वाली थी, लेकिन जब फायर अटैक आया, कैने और रेन ने कोऑर्डिनेट करके किसी तरह खतरे से खुद को बचा लिया। ये देखकर तानिया को मजा आया। तब रेन को समझ आया कि ड्रैगन ट्राइब मेंबर को हराना इम्पॉसिबल है, तो उसने स्ट्रैटेजी बदली। कैनेडे से कहा कि 3 मिनट तानिया को बिजी रखे, और ये कहकर वो कहीं चला गया। कैनेडा को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने रेन की बात मानी और तानिया से भिड़ गई। रेन ब्रिज के किनारे खड़ा हो गया, आसमान में उड़ती एक छोटी सी चिड़िया से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाने को कहा। 3 मिनट बाद रेन ने कैनेडी को पीछे हटने को बोला। फिर उसने जो पक्षियों का झुंड बुलाया था उन्हें तानिया पर छोड़ दिया। चोंच मारते मारते तानिया का बुरा हाल हो गया। उसने एक हाथ से सब पक्षियों को उड़ा दिया और रेन को फिनिश करने आई, लेकिन अचानक वो गिर पड़ी। रेन ने जो बर्ड बुलाई थी वो पीडो बर्ड थी, जिसका जहर पैरालाइज करता है। तानिया सच में हिल नहीं सकती थी।
हालात देखकर उसने बिना हिचकिचाहट हार मान ली। रेन और कैनेडी खुश हो गए और बाद में तानिया को साथ आने का इनवाइट दिया। तानिया को लगा कि रेन उसे बेचेगा, लेकिन रेन ने कंफर्म किया कि बस बात करनी है। कैनेडी ने भी बदला लिया, तानिया को खूब गुदगुदाया। बात खत्म होने के बाद रेन और कैनेडी गिल्ड वापस गए और जीत की रिपोर्ट दी। ये भी बताया कि वो झगड़ालू अब ब्रिज पर नहीं रहेगा। नाटली खुश हुई और रेन के पीछे उस रेड हेयर लड़की को देख क्यूरियस हो गई। तानिया ड्रैगन बताने ही वाली थी कि रेन और कैनाडे ने उसे बाहर खींच लिया। आखिर उसकी पहचान यहाँ कैसे रिवील होती। बाहर निकलकर तानिया लड़ने लायक लोग ढूंढने लगी और बच्चों को अपनी पूंछ और सींग दिखाकर खुश हो गई। दोनों को मजबूरन उसे फॉरेस्ट में ले जाना पड़ा। रेन ने सजेस्ट किया कि वो सिटी छोड़ दे। अभी तक स्ट्राइट ब्रिज वाली झगड़ालू वाली बात ज्यादा नहीं फैली थी। तानिया को लगा रेन उसे पकड़ नहीं रहा तो थोड़ी उदास हो गई। फिर सोचकर उसने इन दोनों के साथ रहकर ट्रेनिंग जारी करने का फैसला किया। कैने को तानिया का रेन के साथ चिपकना पसंद नहीं आया, लेकिन रेन भी उसे ग्रुप में लेना चाहता था, इसलिए कैनेडे ने कुछ नहीं कहा। तानिया ने रेन से कहा कि जल्दी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। ये सुनकर रेन हैरान हुआ, लेकिन किसी ने खुद ऑफर किया तो रेन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और तानिया के हाथ पर भी कैनेडे जैसा मार्क आ गया। एक और रेयर स्पीशीज उसकी कलेक्शन में शामिल हो गई। सब कुछ उनके लिए बढ़िया चल रहा था, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। रात को आरियोस और उसका ग्रुप निराश होकर सिटी वापस आया। उनकी प्लान ठीक से काम नहीं आई थी। कोई स्काउट नहीं था, सामान उठाने वाला नहीं था। ये सुनकर आरियोस ने फैसला किया कि रेन को वापस लाना होगा। उसे लग रहा था कि रेन भोला और आसानी से बहकने वाला है, तो उसे लेबर बना देंगे जब तक लॉस्ट फॉरेस्ट नहीं जीत लेते, फिर छोड़ देंगे। इधर रेन चैन से सो रहा था, जबकि तानिया और कैना इस बात पर झगड़ रहे थे कि सोते वक्त रेन की देखभाल कौन करेगा। तानिया की टीम में आने के बाद मिशन चलते रहे। इस बार फॉरेस्ट में स्लाइम्स को हंट करने का मिशन था। स्लाइम्स तो ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें कोई भी एफ रैंक एडवेंचरर खत्म कर सकता है, इसलिए लोग यूजुअली इन्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन इग्नोर किए जाने की वजह से बहुत तेजी से ब्रीड करते हैं और लोगों की क्रॉप्स बर्बाद करते हैं। कैनारी को स्लाइम से नफरत थी। ये सॉफ्ट, स्क्विशी और स्लाइमी होते हैं। इनसे चिपकना बहुत बुरा लगता है। तानिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सीधे अपनी फ्लेम्स से इन्हें खत्म कर देती थी। कैनाडी ने उसे खूब एडमायर किया। रेन खुश था कि दोनों जल्दी क्लोज हो गई। पूरे फॉरेस्ट में देखते रहे, एक भी स्लाइम नजर नहीं आया। इनकी छुपने की टैलेंट कमाल थी। नीचे से नहीं दिखते तो ऊपर से देखना होगा। रेन ने एक क्यूट छोटी बर्ड से टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट किया और बेहोश हो गया, जिससे तानिया और कैनाडे डर गई। लेकिन अगले ही पल वो छोटी ब्लू बर्ड बोल पड़ी, मैं रेन हूं। सब चौंक गए। रेन ने अपनी सोल उस बर्ड में ट्रांसफर कर दी थी और उसके बॉडी को यूज कर रहा था। आवाज मैजिक पावर की वेव्स थी। तानिया और कैनाडे दोनों हैरान थे। कोई भी ऑर्डिनरी बीस्ट टेमर ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर से देखने के बाद तीनों स्लाइम्स के झुंड की जगह तक पहुंच गए। कनारी पत्थर से सबको कुचलना चाहती थी, लेकिन तानिया ने उसे रोका। उसने रेन से पूछा कि क्या वो मैजिक पावर यूज कर सकता है। रेन ने कहा कि बस फायरबॉल और बेसिक हीलिंग आता है, वो भी ठीक ठाक। तानिया ने उसे फायरबॉल से डील करने को कहा। रेन को खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन आगे पुश किया गया तो ट्राई करना पड़ा। हाथ उठाया और एक बड़ी फ्लेम निकली। सब स्लाइम्स खत्म। तानिया को सरप्राइज नहीं हुआ। रेन ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ड्रैगन ट्राइब की मैजिक पावर उसे भी मिल गई थी। अगला झुंड आ रहा था। तानिया ने कहा, इन्हें प्रैक्टिस टारगेट बना। मैजिक पावर मास्टर करना आसान नहीं था। रेन को भी लगा कि अपनी इन दो जबरदस्त कॉमरेड्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो कोशिश करनी होगी। उसने तानिया को टीचर माना और उससे सीखना शुरू किया। काफी देर लर्निंग और मिशंस करने के बाद तीनों एडवेंचरर्स गिल्ड वापस गए। कैनाडे और तानिया बाहर इंतजार कर रही थीं, तो एक बच्चा आकर उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद रेन बाहर आया। पहले से ज्यादा पैसे थे तो तीनों फेयर में गए, कपड़े खरीदे, स्नैक्स खाए, रात को इन रूम में साथ खाना खाया। कैनेडे और तानिया का एपेटाइट रेन से कई गुना था, जिसे देख रेन हैरान रह गया। खाने के बाद तानिया ने एक जरूरी सवाल पूछा कि रेन ने एनिमल टेमिंग कहाँ सीखा और इतनी स्पेशल एबिलिटीज कहाँ से आईं। दोनों सुनना चाहती थी तो रेन ने बताना शुरू किया। यह टेमिंग पावर उसके होम टाउन में सीखी थी। एक ऐसा विलेज जहाँ 20 टेमर्स की कम्युनिटी थी। बचपन से वहाँ के लोगों ने उसे टेमिंग सिखाई थी, लेकिन दुख की बात, वो होम टाउन अब नहीं रहा। ये सैड स्टोरी देख कैनाडे और तानिया ने कहा कि अगर कंफर्टेबल ना हो तो रहने दो, लेकिन रेन ने कहा कि कॉमरेड से तो शेयर कर सकते हैं। और याद करने लगा, वो 12 साल का था। उसके माँ बाप दोनों बिजी रहते थे, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए रेन विलेज के बाहर फॉरेस्ट में अकेले ट्रेनिंग करता था। जब अंधेरा हुआ तो रेन ने अपने विलेज को लाल रोशनी में नहाया हुआ देखा। आग लगी थी। वापस पहुंचा तो सब कुछ जल रहा था। एक मॉन्स्टर ने विलेज पर हमला किया था, सबको मार दिया था। बाद में एडवेंचरर्स आए और उसे एक प्रोटेक्शन कैंप में ले गए। रेन ने उस एडवेंचरर की इन पर रहकर काम किया जिसने उसे बचाया था, और यही चलता रहा जब तक कि 6 महीने पहले वो आरियोस के ग्रुप यानी हीरोज पार्टी से नहीं मिला। उन्होंने उसे इनवाइट किया तो उसने फौरन हाँ कह दी। वो चाहता था कि उनकी हेल्प करे और कोई और इसी तरह तबाही का शिकार ना हो, लेकिन सच में उन लोगों को बस एक कन्वीनियंट पॉइंट चाहिए था, और बाकी तो सब जानते हैं। ये सुनकर कैनेडे ने आकर रेन का हाथ थाम लिया और कहा कि वो जरा भी पिटिफुल नहीं है। तानिया ने भी हाथ थाम लिया और कहा कि रेन बहुत इजी गोइंग और नाइव है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि उसे खुद पर प्राउड होना चाहिए। सबके सपोर्ट से रेन अपने पास से थोड़ा उबर गया और महसूस किया कि रिकग्नाइज किया जाना कितना अच्छा लगता है।
बाद में कानाडे और तानिया फिर उन नास्टी हीरोज पर गुस्सा होने लगी और सब मिलकर बहुत खुशी से बातें करते रहे। अगले दिन तीनों ने ऑर्क्स को खत्म करने का मिशन लिया। गॉब्लिन से ज्यादा स्मार्ट होते हैं ये, और वेपन्स भी चला सकते हैं। तानिया और कैनाडे ने आसानी से डील कर लिया, लेकिन एक ऑर्क से लड़ते वक्त तानिया का ध्यान हट गया। एक ऑर्क ने उसकी टांग जकड़ ली और दूसरे ने मौका देखकर हमला किया। रेन टाइम पर पहुंचा, तानिया बच गई, लेकिन रेन को उस ऑर्क से एक वार लग गया। तानिया बहुत परेशान हुई। रेन ने उसे तसल्ली दी, मैजिक पावर से जख्म ठीक किया और दोनों को जल्दी स्पॉयल्स इकट्ठा करने को कहा। रात को रेन रिवॉर्ड लेकर गिल्ड से निकला तो तानिया कहीं नहीं थी। जो हुआ था उससे वो बहुत दुखी थी और अकेले किसी कोने में बैठ गई थी। वही पिछले दिन वाली बच्ची आई। उसने तानिया को कंफर्ट किया और कहा कि जब दर्द हो या दुख तो बोलना चाहिए। ये सुनकर तानिया को और गिल्ट फील हुआ। रेन उसे ढूंढते हुए आया और तानिया ने खुद आगे बढ़कर माफी मांगी। रेन ने प्यार से कहा, ठीक है, बस अगली बार ध्यान रखना। कैनेडे ने भी उसे ढूंढकर खूब हग करके कंफर्ट किया। रात को रेन ने कैनेडे और तानिया के लिए बेड छोड़ी और खुद जमीन पर सोया। ये देखकर तानिया मन में सोचती रही कि यह इंसान सच में बहुत काइंड और ऑनेस्ट है। अगली सुबह मिशन के लिए निकले तो तानिया ने रेन को रिमाइंड किया कि उसे अपना गियर अपग्रेड करना चाहिए। वो इंसान है, खून और मांस का, उसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत है। बात करते करते चल रहे थे कि रेन का चेहरा बदल गया। दोनों चिंतित हो गईं। रेन के सामने आर्योस का ग्रुप था और वो रेन से बात करना चाहते थे। रेन ने एक पल हैरानी के बाद खुद को संभाला, प्रिटेंड किया कि देखा नहीं और दूसरी तरफ से जाने लगा। आर्योस ने खुद आवाज दी। पहले तो दिखावे से मिस यू बोला, फिर धीरे धीरे रेन की एबिलिटीज को नीचा दिखाने लगा। तानिया और कैनाडे आ गई और रेन की तरफ से बोली। आर्योस को देखकर हैरानी हुई कि रेन के साथ ड्रैगन ट्राइब और लिंक्स ट्राइब के मेंबर्स हैं, लेकिन उसने जल्दी खुद को तसल्ली दी कि रेन बस इन दोनों का नौकर है। ये सुनकर कैनेडे फ्यूरियस हो गई और बोल दी कि रेन उनका मास्टर है। ये सुनकर हीरोज पार्टी हिल गई। जिसे ट्रैश समझ रहे थे वो दो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब्स का मास्टर निकला। रेन ने सिंपली कहा, जो कहना हो जल्दी बोलो। आर्योस ने खुद को संभाला और लॉस्ट फॉरेस्ट के बारे में पूछा। रेन ने शांति से कहा कि ये तो उन तीनों का आज का कमीशन है। आर्योस ने बताया कि ये मिशन बहुत टफ है क्योंकि लॉस्ट फॉरेस्ट हर बार बदलता रहता है। इसी वजह से उनके चारों को बहुत कम सामान लेकर जाना पड़ा और एक्सप्लोर करने में एक हफ्ता लग सकता है। ये कहकर आर्योस ने रेन को वापस आकर फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने में और लगेज ले जाने में हेल्प करने का इनवाइट दिया। यहाँ तक बोल दिया कि ये इनवाइट होना उसके लिए ऑनर है। बाकी ग्रुप के चेहरे पर भी कंटेम्पचुअस स्माइल्स थीं, जैसे कोई बड़ा एहसान कर रहे हो। रेन को इन लोगों की बेशर्मी देखकर हैरानी हुई। उसने इनविटेशन सीधे रिजेक्ट किया और जाने लगा। जब ब्लेसिंग वाले अप्रोच से काम नहीं बना, नीना ने दूसरी चाल चली। कहा कि वो दुनिया की रक्षा के लिए ये कर रहे हैं। उस फॉरेस्ट में डीमन किंग को हराने के लिए एक जरूरी सीक्रेट ट्रेजर था जिसका नाम था शील्ड ऑफ ट्रूथ। रेन को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। अगर मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में तबाही मचाएं और उसके होटाउन जैसा कुछ हो जाए। इन लोगों के कंटेम्पचुअस फेसेस याद आए, लेकिन अपने आइडियल्स के लिए दिल ना करते हुए भी उसने हाँ कर दी। काम हो गया तो ये लोग सीधे चलने लगे रेन को खींचने के लिए, लेकिन तभी कैने और तानिया दोनों ने उन्हें रोका। कैने ने साफ बोल दिया कि वो इन लोगों के साथ नहीं जा चाहती, लेकिन अगर रेन एग्री करता है तो वो भी आएगी, बस पहले रेन से प्रॉपर माफी मांगो। तानिया ने सीधे एक्सपोज कर दिया, इन लोगों ने मनमाने से किसी को पार्टी से निकाला और अब जरूरत पड़ी तो वापस आए। ये इतना ईजी नहीं होगा, घुटने टेको और माफी मांगो। यह सुनकर हीरोज पार्टी को कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हीरोज होते हुए कुछ गलत नहीं किया था तो माफी क्यों। आर्योस ने गुस्से में रेन की कॉलर पकड़ी, कहा कि इन पेट्स को चेन में रखो, ये टाइटन करो। यहाँ तक कह दिया कि कनाडे और तानिया इंसान नहीं, बस जानवर हैं। अपने कॉमरेड्स को इस तरह इंसल्ट होते सुनकर रेन का खून खौल गया। उसने सीधे आर्योस को एक जोरदार पंच मारी जिससे वो कई मीटर दूर जा गया। रेन ने साफ बोल दिया, मुझे जितना चाहो बुरा कहो, लेकिन मेरे कॉमरेड्स को हाथ मत लगाना, समझ गए। आर्योस को हीरो की प्राइड ठेस लगी और वो फ्यूरियस हो गया। उसने सोर्ड निकाल लिया और दोनों टीम्स को लड़ने की चैलेंज दे दी। रेन ने बिना हिचकिचाहट हाँ कर दी। कनाडे का मुकाबला उस गंजे आदमी से, तानिया का लिन और नीना दोनों से एक साथ, और रेन का आर्योस के साथ। मैच शुरू होते ही कनाडे सीधे उस गंजे की तरफ रॉकेट स्पीड से झपटी, लगातार अटैक करती रही। वो बस ब्लेड से डिफेंड करता रह गया। जैसे ही कनाडे ने पॉज लिया, गंजे ने तुरंत सोर्ड निकाला, पावर लगाई और स्विंग किया, लेकिन कनाडे ने उस अटैक को एक किक से उड़ा दिया। वो आदमी हैरान था, इतनी स्ट्रांग कोई और रेन के साथ है। कनाडे ने एक झटके में उसे खत्म किया और साफ बोल दिया कि वो रेन के साथ इसलिए है क्योंकि रेन उन सब से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। कनाडे का मैच खत्म हुआ तो तानिया ने अटैक शुरू किया। लिन ने मैजिक स्टाफ निकाला और नीना ने सेंस अटैक तैयार किया। दोनों के इनॉर्मस स्पेल अटैक्स एक साथ आए और तानिया ने हाथ की एक झटके से दोनों को बेकार कर दिया। दोनों को ह्यूमिलिएशन फील हुआ। उन्होंने फिर मिलकर अटैक किया, पर जैसे पहले हुआ था वैसे ही तानिया ने दोनों को अनलीश करने से पहले ही बेकार कर दिया। तानिया ने साफ कहा कि उसकी मैजिक पावर के सामने ये दोनों कुछ नहीं है। लिन और नीना चिल्लाती रहीं कि एक अकेले ड्रैगन के सामने ह्यूमंस को नहीं झुकना। दोनों अटैक पर अटैक करती रहीं, थक गईं, फिर भी तानिया ने आसानी से दोनों को उड़ा दिया।
तानिया ने और कह दिया कि रेन की पोटेंशियल इन दोनों की मिलाकर और ऊपर से स्क्वायर करने पर भी ज्यादा है। ये सुनकर लिन और नीना का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना सबसे पावरफुल अटैक ट्राई किया, लेकिन पहले की तरह एक फिंगर स्नैप में गिरा दिया गया। तानिया का खेल अब हो गया था। उसने अपनी असली पावर दिखाई। आसमान में डेंस मैजिक पावर सिजल्स बन गए और जबरदस्त अटैक्स में बदल गए। लिन और नीना इतनी डर गईं कि एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। तानिया ने सब वापस ले लिया, लेकिन बस इतने से वो दोनों बेहोश हो गईं। इधर आरियोस अब भी सुप्रीम बीइंग की तरह बोल रहा था कि बीस्ट टेमर्स तो बस छोटे लोग होते हैं। रेन उसकी बातें सुनना नहीं चाहता था, तो सीधे एक पंच मारी जिससे वो हड़बड़ा गया। फिर रियोस को होश आया और उसने स्वॉर्ड निकालकर बार बार अटैक करना शुरू किया। रेन पहले पीछे हटकर ओपोनेंट का एनालिसिस करता रहा। यह स्वॉर्ड स्ट्राइक्स काफी स्ट्रांग थे। रेन को कुछ इंजरीज भी हुई। फिर भी रेन को याद आया तानिया के साथ फाइट, और लगा कि एक चोजन हीरो तो बस इतना ही है। उसने आरियोस के अटैक को रोका और एक तेज पंच पेट में मारा। आरियोस फिर उठा और चार्ज किया, लेकिन इस बार रेन अलग था। हर अटैक को चुस्ती से डॉज कर रहा था और काउंटर भी कर रहा था। दरअसल जब से हीरोज पार्टी से मिला था, तभी से रेन अपनी बीस्ट टेमर पावर की मदद से आरियोस की सारी एबिलिटीज का एनालिसिस कर चुका था। रेन ज्यादा करना नहीं चाहता था, बस चाहता था कि यह आदमी हार मान ले। लेकिन आरियोस जैसा आदमी कब मानेगा? इस बार उसने हीरो स्पेशल मैजिक निकाला। रेन ने आरियोस की लाइटनिंग रश देखी और अपना फायरबॉल लगाकर आसानी से ब्लॉक कर दिया। आरियोस अटैक्स पर अटैक्स करता रहा। रेन हर बार डॉज करता रहा। फिर एक पल रुका, मौका देखा और रेन पर झपटा कि अब खत्म करूंगा। लेकिन उसी पल आरियोस का बॉडी सडनली पैरालाइज हो गया और वो गिर पड़ा। रेन ने मुस्कुराया। एक बार फिर बैरन बीज ने काम किया। लड़ाई शुरू होते ही रेन ने वेव्स ऑफ थॉट से दूर से बीज को लोकेट किया था। रेन ने ओरिजिनली कोई बड़ा डील नहीं बनाना था, लेकिन कानेड और तानिया को इंसल्ट किए जाने पर उसका खून खौल गया था। तो फैसला किया कि एक ऐसी मार पड़नी चाहिए। बदला पूरा हुआ। कानेड और तानिया भी आ गई। तीनों मिले और आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। हीरोज को डील करने के बाद तीनों सीधे लॉस्ट फॉरेस्ट की तरफ चल दिए। यहाँ की नमी से कानाडे बहुत अनकंफर्टेबल थी और तानिया पूरी जगह को जला देना चाहती थी। रेन ने उन्हें रोका। यहाँ जीव जंतु रहते थे। आरियोस के ग्रुप के बनाए मैप को निकाला और समझ आया कि ये जगह इतनी जल्दी बदलती है कि मैप का कोई फायदा नहीं। फिर भी कमीशन पूरा करना था। थोड़ा और पीछे जाएं। जब आरियोस और उसके साथियों को खूब मार पड़ी, तब उन्हें घुटने टेक कर रेन से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन तानिया को उनकी माफी बार बार इनएडिक्वेट लगती रही। 10-12 बार से ज्यादा माफी मांगवाने के बाद रेन ने तानिया को रोका। आरियोस को पसंद नहीं था, फिर भी मिशन पूरा करना था। उसने बताया कि लॉस्ट फॉरेस्ट की सबसे गहरी जगह पर एक मॉन्स्टर है, जहां शील्ड ऑफ ट्रूथ है। ये सुनकर कैनाडे और तानिया का दिल किया कि फिर मारे। रेन ने उन दोनों को रोका और ग्रुप की तरफ से यह कमीशन एक्सेप्ट किया। वापस प्रेजेंट में कानाडे और तानिया दोनों ये मिशन नहीं लेना चाहते थे, न सिर्फ इसलिए कि हीरोज से नफरत थी, बल्कि मिशन खतरनाक भी था। रेन ने उन दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसके लिए गुस्सा होने वाले हों, यह उसकी खुशी थी। उसने एक्सप्लेन किया कि डीमन किंग को सिर्फ हीरो ही हरा सकता है और उनकी हेल्प करना एक बड़े मकसद के लिए था। तीनों की रजामंदी के बाद रेन मिशन को पूरा करने पर फोकस करने लगा। आरियस का मैप बेकार था, तो प्लान बदलना पड़ा। रेन ने विसल बजाकर उस बर्ड को वापस बुलाया। उसे फिर से उस बर्ड के साथ सिंक्रोनाइज करके ऊपर से फॉरेस्ट का रास्ता देखना था। कानाडे और तानिया रेन के ह्यूमन बॉडी की रखवाली करती रहीं। कुछ देर उड़ने के बाद रेन वापस अपने बॉडी में आया और बोला कि उसने तीनों के लिए रास्ता ढूंढ लिया है। रेन आगे चलने लगा, कानाडे और तानिया को साथ लेकर। काफी देर चलने के बाद एक जगह वापस उसी जगह पर आ गए जहां उन्होंने मार्कर लगाया था। रेन को यकीन था कि उसने जो रास्ता देखा था वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को बाकी बर्ड्स ने भी शेयर किया था। पूरी फ्लॉक गलत नहीं हो सकती थी। तानिया ने एक थियरी रखी। रेन ने गलती नहीं की, बल्कि इस फॉरेस्ट में कोई ट्रिक है। वो बीच में आकर अपनी मैजिक पावर से सराउंडिंग्स को सर्च करने लगी और रास्ता दिखाया। तीनों उसकी मैजिक पावर की डायरेक्शन फॉलो करते हुए आखिरकार फॉरेस्ट के सेंटर तक पहुंच गए। ड्रैगन गर्ल के मुताबिक इस फॉरेस्ट में एक इल्यूजन मैजिक स्पेल था जो उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन कंफ्यूज कर देता था। सीधे शब्दों में वो एक्चुअली सर्कल्स में ही घूम रहे थे। तानिया ने कानेडे को कहा कि उस ट्री को तोड़ दे, तभी बैरियर और इल्यूजन मैजिक हटेगी। खुद से हटाने में बहुत वक्त लगेगा। रेन एक सेफ मेथड ट्राई करना चाहता था, लेकिन कनाडे को डर था कि जरा सी देर में हीरोज फिर रेन को नीचा दिखाएंगे। बिना सोचे उसने हाथ उठाया कि ट्री को मार दे, लेकिन छूने से पहले ही एक अजीब आवाज आई, यहां से चले जाओ। एक पल बाद ट्री के अंदर से एक लड़की निकली। वो स्पिरिट ट्राइब की मेंबर थी। ड्रैगन ट्राइब से भी ज्यादा मैजिक पावर और स्पेल्स वाली बेहद पावरफुल स्पीशीज। इन्होंने खुद को इंसानों से बहुत पहले छुपा लिया था, क्योंकि इंसान हमेशा नेचर को बर्बाद करते हैं। रेन को याद था कि स्पिरिट ट्राइब ह्यूमंस से नफरत करती है। उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो स्पिरिट गर्ल बस यह बोलती रही, जल्दी चले जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगी। तीनों को पहले फॉरेस्ट में वापस जाना पड़ा। वहां तीनों बात करने लगे। आखिर स्पिरिट्स तो जेंटल स्पीसीज होती हैं, उनका यूं सामने आना अजीब था। शायद ये बैरियर के बहुत पास आ गए थे। लेकिन तब क्या वो लड़की किसी मॉन्स्टर के साथ मिली हुई है? तब तीनों के बीच बात हुई। रेन एक बार फिर उस स्पिरिट से बात करना चाहता था,
तानिया अभी भी ट्री को डिस्ट्रॉय करना सही मान रही थी। उसने एक प्लान बताया, वो खुद उस स्पिरिट को हैंडल करेगी और कनाडा बैरियर को तोड़ेगी। रेन ने ऑब्जेक्शन किया, वो एक और बार उस स्पिरिट से बात करना चाहता था। दोनों लड़कियों ने एक सांस ली। रेन बहुत ज्यादा काइंड है लेकिन कुछ नहीं कह सकते थे। रेन एक बार फिर उस ट्री के सामने खड़ा हो गया। वो जो भी कहे, रेन ये कहता रहा कि फॉरेस्ट की गहराई में जाना है और अगर अटैक करना है तो करो, बस उन दोनों लड़कियों पर मत करना। रेन को याद आई अपनी टीमिंग मास्टर की ट्रेनिंग। लगा कि इतने हिट्स तो कुछ भी नहीं, और वो चुपचाप अटैक सहने के लिए तैयार हो गया। स्पिरिट का अटैक उसे छू भी नहीं पाया। इस लड़की की अपनी रीजंस थी। स्पिरिट सोरा उस यंग मैन को देखकर हैरान थी, लेकिन उसने एक बार और अटैक करने की ठानी। इस बार कैनेड और तानिया पीछे नहीं रही। दोनों आगे आकर रिन के सामने खड़ी हो गईं। सोरा हैरान हुई और उसने अटैक कैंसिल कर दिया। दोनों ने स्पिरिट को बार बार बताया कि रेन बुरा इंसान नहीं है और वही था जिसने फॉरेस्ट जलाने और ट्री काटने का विरोध किया था। यह सुनकर कि लिंक्स ट्राइब और ड्रैगन ट्राइब दोनों एक इंसान के लिए खड़ी हैं, सोरा ने अपनी हॉस्टिलिटी छोड़ दी। खुद रेन का नाम पूछा और उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। सब कुछ जानने के बाद सोरा ने बैरियर हटाने से क्लियरली मना कर दिया। अगर बैरियर हट गई तो स्पिरिट ट्राइब के विलेज का रास्ता एक्सपोज हो जाएगा और उसके लोग खतरे में पड़ जाएंगे। उसने एक सच्चाई भी बताई कि इस फॉरेस्ट में शील्ड ऑफ ट्रूथ वाला कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। यहाँ बस एक स्पिरिट विलेज है और शील्ड ऑफ ट्रूथ उन्हीं के पास है। सच सामने आ गया, हीरोज की इन्फॉर्मेशन गलत थी। बैरियर न हटाने पर भी वो शील्ड ऑफ ट्रूथ देने को तैयार थी ताकि डीमन किंग को हराया जा सके। एक पल में बिना खून की एक बूंद बहाए शील्ड मिल गई। असल में शील्ड देना पिछले जनरेशन के हीरो और स्पिरिट ट्राइब के बीच एक अग्रीमेंट था। तानिया और कैनाडे खुश होकर कमीशन कंप्लीट करने जाने लगे, लेकिन रेन को सोरा के बारे में कुछ मिस्टीरियस लगा। वो खुद आगे बढ़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर बताना हो तो बता सकती है, शील्ड के बदले हेल्प कर सकते हैं। तानिया और कैनाडे को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सोरा को हिचकिचाहट के बाद अपनी कहानी बतानी पड़ी। उसकी एक जुड़वा छोटी बहन है रोना। दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन बहुत अच्छे से बनती है। स्पिरिट ट्राइब के रास्ते दुनिया में कई जगह हैं और दोनों बहनें उन्हें मैनेज करती हैं। एक दिन दोनों बैरियर के बाहर गईं और एक मॉन्स्टर से सामना हुआ जिसका नाम था नाइट ऑफ डार्कनेस। बहुत पावरफुल था और आखिरकार रूना को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। रेन ने एनालिसिस किया, ये सी रैंक मॉन्स्टर था। ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन मैजिक स्पेल अटैक्स को नलिफाई कर सकता था। स्पिरिट ट्राइब का उसे हराना मुश्किल था। रूना को हॉस्टेज बनाकर मॉन्स्टर सोरा को बैरियर हटाने पर फोर्स कर रहा था। सोरा ने अपने लोगों की खातिर विलेज चीफ के पास हेल्प मांगने गई, लेकिन विलेज चीफ ने कहा, रूना को छोड़ दो, ये सबकी भलाई के लिए जरूरी है। सोरा को बहुत तकलीफ थी। रेन ने डिसाइड किया कि वो सोरा की बहन को ढूंढेगा और नाइट ऑफ डार्कनेस को भी खत्म करेगा। सोरा के मुताबिक उस मॉन्स्टर ने डिमांड की थी कि आज सूरज ढलने से पहले बैरियर हट जाए, वरना रूना को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लोकेशन जानने के बाद तीनों आगे बढ़े। सोरा को वहीं रहने को कहा ताकि ट्रबल ना हो। सोरा के बताए रास्ते पर चलकर रेन और बाकियों को नाइट ऑफ डार्कनेस का हाइडिंग स्पॉट मिल गया। रूना एक ट्री से बंधी हुई थी। पहले से प्लान था, सिग्नल मिला और तीनों एक साथ झपटे। रेन ने पहले नाइट ऑफ डार्कनेस पर अटैक किया, फायरबॉल फेंका। कैनेडे ने उसके ऑफ गार्ड रहते फिजिकल अटैक किया। रेन के अटैक के साथ मिलकर नाइट ऑफ डार्कनेस गिरा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उस मॉन्स्टर को पहले लगा कि रेन हीरो है, लेकिन कुछ बातें सुनकर सब समझ आ गया। ये सोरा था जिसने इन्हें भेजा था, जो उससे वादा तोड़ने वाली थी। बदला लेने के लिए उसने रूना को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तानिया ने टाइम पर ड्रैगन विंग्स फैलाकर शॉर्ट स्ट्राइक ब्लॉक किया। उसने रस्सी खोली और रूना को बचा लिया। प्लान के मुताबिक तानिया ने विंग्स फैलाकर उड़कर रूना को बैरियर तक वापस पहुंचाया। इसके बाद कैनेडे और रेन दोनों ने मिलकर नाइट ऑफ डार्कनेस पर फिजिकल अटैक्स किए, लेकिन फिजिकल अटैक से इसे पूरी तरह नहीं हराया जा सकता था। डीमन किंग की फोर्सेस की पावर ऐसे ही सिंपल नहीं होती। रेन और कैनेडे देखते रहे कि यह मॉन्स्टर फॉरेस्ट को तबाह कर रहा है और दिमाग में अगली स्ट्रेटजी चलती रही। आखिरकार रेन ने कैनेडे को डिस्ट्रैक्ट रहने पर मॉन्स्टर के फेस पर एक पंच मारने को कहा और बाकी उस पर छोड़ दिया। कैनेड टाइम खरीद रही थी और रेन ने अपनी वेव्स ऑफ थॉट और मैजिक पावर से बैरन बीज के साथ फिर टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वो जानता था कि बैरन बीज किसी मॉन्स्टर को पैरालाइज नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास दूसरा प्लान था। इधर कैनेडा एक कॉर्नर में छुपकर मौके का इंतजार कर रही थी। जिस पल नाइट ऑफ डार्कनेस का ध्यान बीज की वजह से कुछ सेकंड्स के लिए हटा, रेन ने मैजिक पावर यूज करके कैनेडा को एनहांस कर दिया। उस मोमेंट में कैनेडा ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग महसूस किया। उसने सीधे उस मॉन्स्टर पर एक पंच मारा। एक ही पंच में उस जगह पर एक सुराख हो गया। नाइट ऑफ डार्कनेस डिसॉल्व हो गया। हार मान ली। रेन ने राहत की सांस ली। ये प्लान काम आया। ये बीस्ट टेमर्स की एक यूनिक मैजिक स्किल थी जो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए को कुछ वक्त के लिए बूस्ट कर सकती थी। फाइट खत्म हुई तो तानिया रूना को लेकर आई। उन दोनों की तारीफ की और रेन से पूछा कि वो एनहांसमेंट मैजिक कहाँ सीखी। ये तो एक ऐसी मैजिक स्किल थी जो बहुत पहले ही लॉस्ट हो चुकी थी। रेन खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने भी सब कुछ अपने होम टाउन में सीखा था। खतरे से बचने के बाद रूना धीरे धीरे होश में है। चारों जल्दी से उस एंशिएंट ट्री के पास वापस गए। रूना को देखकर सोरा ने गले लगाया और फिर रेन्स ग्रुप को झुककर धन्यवाद दिया। सोरा की क्वाइट पर्सनैलिटी के उलट रूना बहुत चतुर, क्विक विटेड और दूसरों को टीज करने वाली थी।
उन्हें इतना खुश देख रेन और बाकियों को भी राहत मिली, लेकिन बाद में सोरा और रूना ने कहा कि उस जगह वापस नहीं जा सकते जिसने उन्हें ऐसे ठुकरा दिया। रेन ने बस यही रिमाइंड किया कि फॉरेस्ट में डेंजर से सावधान रहना। कनाडा ने डायरेक्टली इनवाइट किया कि गिल्ड ज्वाइन करो और बाहर एडवेंचर करो। तानिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। रेन ने कोई ओपिनियन नहीं रखा जब तक दोनों सिस्टर्स चाहती हैं, ठीक है। सोरा को बस एक पल की हिचकिचाहट हुई, फिर इमीडिएटली तैयार हो गई। रूना ने दोनों की तरफ से हाँ कर दी। कॉमरेड्स बनने के बाद दोनों सिस्टर्स ने रेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहा। रेन कुछ सेकंड्स रुका, लेकिन फिर पहले की तरह स्पिरिट ट्राइब की दोनों लड़कियों के साथ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए। दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेन को थोड़ी थकान हुई, लगा कि गिर जाएंगे। सौभाग्य से रूना और सोरा ने थाम लिया। मिशन पूरा होने के बाद पांचों जल्दी विलेज वापस आए। रेन ने हीरोज पार्टी को वो आइटम डिलीवर करने की जिम्मेदारी ली। बाकी चारों को डर था कि उसे वहां बुली किया जाएगा, तो चुपचाप उसके साथ हो लिए। आर्यस को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी पार्टी ने एक पूरे हफ्ते में लॉस्ट फॉरेस्ट नहीं जीता और रेन ने 2 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। उन्हें लगा कि ये कोई फेक आइटम है। चारों ने शील्ड इंस्पेक्ट किया और ये जेन्युइन निकला। आर्यस ने नोटिस किया कि रेन के साथ 2 नए मेंबर्स हैं, लेकिन रेन ने जल्दी से उनका व्यू ब्लॉक किया। बस रिवॉर्ड लेकर निकलना था। 20 गोल्ड कॉइन्स कंफर्म हो गए। रेन पलटा, इन लोगों से और कुछ नहीं लेना देना। लेकिन तभी उस गंजे आदमी आर्गस ने पूछा कि क्या रेन वापस पार्टी में आना चाहेगा। ये उसका खुद का डिसीजन था। लिन, नीना और आर्यस ने भी हाँ में से हिलाया। हालांकि वो नाखुश थे, लेकिन उनका टोन थोड़ा सॉफ्टर था। ये देखकर रेन को गुस्सा आया, लेकिन तभी कानाडे, तानिया और दोनों सिस्टर्स सोरा और रूना आगे आईं और उसे कहा कि चलो घर चलते हैं। रेन को देख आर्गस ने एक इंसेंटिव भी ऑफर किया। रेन ने कोई देर नहीं की और डायरेक्टली इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। उसके पास अब बेहतर कॉमरेड्स थे। लिन, नीना और आर्गस को लगा रेन फूल है जो अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ता। आर्यस अकेले अपने रूम में बैठकर सोचता रहा। दिल में वो बेइज्जती और हार का एहसास था, और एक हीरो के मन में बस एक ही ख्याल था, रेन को मिटाना। इधर रेन का ग्रुप घास पर बैठकर रिलैक्स कर रहा था। हीरोज पार्टी के नास्टीनेस एक्सपीरियंस करने के बाद स्पिरिट ट्राइब, लिंक्स ट्राइब और ड्रैगन ट्राइब तीनों को समझ नहीं आया कि डीमन किंग को सिर्फ हीरो ही क्यों हरा सकता है। रेन ने एक्सप्लेन किया कि यह एक एंशिएंट लेजेंड है। एक जमाने में डीमन किंग ने इंसानों पर राज किया था, जिसकी पावर के आगे कोई नहीं टिक सका। पहले जनरेशन के हीरो ने गॉड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके डीमन किंग को हराया। हीरोज ब्लड लाइन मिली, इंसानों को आज़ादी मिली और दुनिया में शांति आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यह हीरोज ब्लड लाइन, क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन कितनी भी ट्रेनिंग करे, हीरो जितनी पावर नहीं पा सकता। लेकिन हीरो की पावर के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए वो डीमन किंग को हरा सकता है। ये सुनकर सोरा को लगा कि तो फिर रेन ही हीरो जैसा लगता है। वो एक के बाद एक पावरफुल ट्राइब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। ये तो हीरो जैसा ही है। चारों को यही लगा कि रेन को डीमन किंग के खिलाफ लड़ने देना उस दूसरे ग्रुप से कहीं ज्यादा बेटर और रिलायबल होगा। रेन ने सोचा ये इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होता। वो अभी फुल्ली रेडी नहीं था इस रिजॉल्व के साथ, लेकिन एक बार कोशिश करेगा जरूर। अगली सुबह रेन सबसे पहले उठा। लड़कियों को बेड पर सोते हुए देखकर हंसी आ गई। जब सब जागे तो साथ में ब्रेकफास्ट खाया और वेपन्स के बारे में बात की। आर्यस के कमीशन के पैसे मिले थे, तो अब ज्यादा वेपन्स और प्रोटेक्टिव गियर खरीद सकते थे। खाने के बाद पांचों बाहर टहलने निकले। रूना और सोरा स्पिरिट विलेज से पहली बार निकली थी, तो थोड़ी वरीड और डरी हुई थी। वो रेन की स्लीव पकड़ पकड़ कर चल रही थी। कभी कहीं से 2 आदमी आए और तानिया को बहुत रिस्पेक्ट से ग्रीट किया, जैसे वो कोई बॉस हो। ये वही थे जिन्हें तानिया ने स्ट्राइड ब्रिज पर पीटा था। ड्रैगन ट्राइब का पता चला तो और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गए। तानिया को बहुत मजा आया, जैसे वो स्कूल का बिग बॉस बन गई हो। इधर कनाडे एक एप्पल सेलिंग वुमन से खुशी खुशी बात कर रही थी। उसकी हेल्प की थी, तो वो वुमन उसे बहुत पसंद करती थी और गिफ्ट्स दे रही थी। तानिया और कैनड को इंसानों में ब्लेंड इन हुआ देख दोनों सिस्टर्स को थोड़ा इन्फीरियर फील हुआ। तभी पिछले दिन वाले बच्चे आ गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि रेन की तो अब 4-4 बीवियां हैं। बच्चों को रूना और सोरा बहुत क्यूट लगी। रूना ने उन्हें अपनी स्पिरिट पावर दिखाने की ठानी। सौभाग्य से सोरा और रेन ने उसे रोक लिया। पहचान अभी तक छुपी हुई थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो टाउन के नंबर 1 वेपन्स शॉप पहुंचे। अंदर एक ड्वार्फ शॉपकीपर था। रेन को वेपन्स और गियर खरीदना देख उसने सिंपली कहा, जो चाहिए उठा लो। रेन ने ड्वार्फ को देखते ही समझ लिया, ड्वार्फ्स के बनाए आइटम्स हमेशा बेस्ट होते हैं। वो वेपन्स देख रहा था जब रूना ने एक विप उठाई। उसे लगा ये बीस्ट टेमर के लिए परफेक्ट है। दोनों सिस्टर्स ने कुछ नॉटी बातें कहीं। रेन स्पीचलेस हो गया। थोड़ी देर देखने के बाद रेन की नज़र एक छोटे ऑर्डिनरी से नाइफ पर गई। यही वो वेपन था जिससे उसे सबसे ज्यादा फेमिलियर फील होता था। नाइफ खोला तो कुछ अजीब सा लगा। तभी एक यंग मैन आया, खूब सारे पैसे रखे और सबसे अच्छा वेपन मांगा। शॉपकीपर ने पैसे देखकर एक बहुत ब्यूटीफुल सोर्ड निकाली। वो खुश हो गया और ले गया। रेन ने यह सब देखा और सोच में पड़ गया। वो डायरेक्टली शॉपकीपर के पास गया और डाउट्स रखे। उसे लगा ये सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्ड नहीं थी, और दरअसल दुकान के सारे वेपन्स की एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटी काफ़ी कम थी। कुछ छुपाया जा रहा है। ये सुनकर ड्वार्फ शॉपकीपर बहुत खुश हुआ, मुस्कुराया और एडमिट किया कि बाहर रखे वेपन्स तो वो खाली वक्त में बता है, बस यूजेबल है। जो कस्टमर जितने पैसे लाए उस हिसाब से मिलता है। तब उसने ट्रूली टॉप ईयर क्वालिटी की सोर्ड्स दिखाई।
रेन ने देखते ही समझा कि यही असली चीज है। ड्वार्फ शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया कि यह उनका टेस्ट होता है। आजकल लोग बस पैसे फेंक कर ब्यूटीफुल स्वॉर्ड लेते हैं और नया मॉडल आने पर पुरानी फेंक देते हैं। वो नहीं चाहता कि उसके वेपन्स ऐसे वेस्ट हों। ये सुनकर तानिया को उससे किनशिप फील हुआ। हाई एंड गुड्स हाई एंड लोगों के लिए होते हैं। बस एक पल में दोनों की खूब बनने लगी। ड्वार्फ शॉपकीपर ने रेन से पूछा कि उसे वेपन्स में डिफरेंस कैसे पता चला। रेन ने कहा कि ये बीस्ट टेमर की इंस्टिंक्ट है, हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ता है। शॉपकीपर बहुत सेटिस्फाइड हुआ और तुरंत रेन के लिए एक डेडिकेटेड वेपन बनाने को तैयार हो गया। लेकिन अभी मटेरियल कम था, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कोई ऑप्शन नहीं था। एडवेंचर्स गिल्ड से कोई मिशन लेकर वक्त निकालते हैं। उस दिन गिल्ड में बहुत भीड़ थी। नैटली ने बताया कि हीरो एरियोस टाउन में आए हैं और मेंबर्स रिक्रूट कर रहे हैं। ये सुनकर रेन को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन अपनी कॉमरेड्स को याद किया और ज्यादा नहीं सोचा। रेन ने कमीशन पेपर निकाला। वेपन बनाने के लिए एक बहुत रेयर ओर चाहिए था, जिसका नाम था मिथ्रिल। ड्वार्फ शॉपकीपर के पुरखों के पास एक और माइन थी, लेकिन हाल ही में मिथ्रिल वहां से गायब हो गया था। कुछ हुआ था जरूर। वेपन पाने के लिए और शॉपकीपर गैंस की हेल्प करने के लिए उन्होंने एक कमीशन लेटर लिखवाई और माइन इन्वेस्टिगेट करने का मिशन लिया। रिवॉर्ड में उसके हाथ का बना हुआ वेपन मिलेगा। कमीशन सबमिट करके पांचों ने लगेज उठाया और माइन की तरफ निकल पड़े। रेन के साथ तीनों लंबे सफर्स के आदी थे, लेकिन सोरा और रूना स्पिरिट्स थीं, रेयरली ट्रैवल करती थीं और बाकियों से ज्यादा थक गईं। ये देखकर रेन सबको एक लेक पर आराम करने ले गया। रूट फिक्स था तो थोड़ा रुकना ठीक था। बाद में चारों लड़कियों ने लेक में नहाने का फैसला किया। रेन ने सबका सामान गार्ड करने की ड्यूटी ली और वहां से चला गया। जाने से पहले उसने स्क्विरल्स को सबकी सिचुएशन पर नजर रखने को कहा। रेन के जाने के बाद चारों ने कपड़े उतारे और लेक में घुस गईं। मजा कर रही थीं। तभी लेक के नीचे से कुछ कैनेड की तरफ झपटा और वो चीख पड़ी। रेन ने चीख सुनी। स्क्विरल्स तो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कॉमरेड्स की चिंता में वो लेक की तरफ वापस चला गया। दरअसल एक मछली ने कानाडे की पूंछ काट ली थी, लेकिन रेन को सब लड़कियां नजर आ गईं। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वो नहाकर कपड़े पहन ले, और तब आकर सच में झुककर सबसे माफी मांगी। कहा कि जो चाहे सजा दे। थोड़ी एम्बेरसमेंट के बावजूद चारों को लगा कि बात को ज्यादा बड़ा नहीं करना, आखिर कॉमरेड्स हैं। इस इंसिडेंट के बाद पांचों ने आराम करने का छोड़ा और सीधे मिथ्रिल ओर माइन की तरफ चल पड़े। ओर माइन के एंट्रेंस पर खड़े रेन को डाउट हुआ, शायद यहाँ इलीगल माइन डिगर्स हों, तो पहले छुपकर ऑब्जर्व करते हैं। जैसा सोचा, थोड़ी ही देर में एक ग्रुप वेपन्स लेकर निकला, जैसे रंगे हाथों पकड़े जाने से डर रहे हों। कैनेड और तानिया ने उस ग्रुप को आसानी से नॉकआउट किया, लेकिन बहुत जोर से मार दिया और वो बेहोश हो गए। पूछताछ कैसे करें? सोरा आ गई। सिस्टर्स के पास एक स्पेशल मैजिक थी, जिससे वो दूसरों की मेमोरीज देख सकती थी। दोनों ने उस बेहोश आदमी पर मैजिक यूज की। जल्दी से पता चल गया कि ये एडवेंचरर्स का एक ग्रुप था जो इलीगली मिथ्रिल खोद रहा था, और इनकी तादाद काफ़ी थी। ये जानकर दोनों सिस्टर्स ने डिमांड की कि रेन उनके सिर पर हाथ फेरे। रिवॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। खैर, सीरियस मोड में आकर रेन ने रिमाइंड किया कि सब पहले से ही एक्सपोज हो चुके हैं, गार्ड रखना जरूरी है। रेन ने नोटिस किया था कि ऊपर एक बर्ड बहुत अजीब तरीके से उड़ रही थी। सीधे बात करें तो उस थीविंग ग्रुप में एक बीस्ट टेमर था। केव के अंदर उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। वो नहीं आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि सब थ्रेट्स को खत्म करो ताकि ये बात दबी रहे। रेन्स ग्रुप अभी केव में थोड़ा ही अंदर गई थी कि अचानक कहीं से फायरबॉल आया। सोरा और रूना ने तुरंत आगे खड़े होकर फायरबॉल ब्लॉक किया और उन दोनों फीमेल एडवेंचरर्स को मैजिक से पकड़ लिया जिन्होंने अटैक किया था। उनके पीछे जो दो फिजिकल वेपन्स वाले थे, उन्हें तानिया और कैनेडे ने एक पल में हटा दिया। चार पकड़े गए, एक बचा। वो सीधे नाइफ लेकर झपटा, लेकिन रेन ने उसे एक स्ट्रॉन्ग पंच में रोक दिया। वो माना नहीं और बीस्ट टेमर पावर यूज करके बेहेमथ मॉन्स्टर को बुला लिया। तानिया ने देखा तो जज किया, ये बी रैंक मॉन्स्टर है। ये थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि मॉन्स्टर्स आमतौर पर ह्यूमंस को पसंद नहीं करते। इन्हें टेम करना बहुत कठिन होता है। एनॉर्मस मैजिक पावर चाहिए। उस आदमी ने स्मगली एक्सप्लेन किया कि उसने ये मॉन्स्टर बचपन से पाला था, इसीलिए इसमें कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। बात खत्म होते ही उसने बेहेमथ को अटैक करने का ऑर्डर दिया। रेन ने डॉज किया, लेकिन केव मॉन्स्टर के अटैक से बहुत शेक हो रही था। रेन ने कैनेडे को एक ग्लांस से समझाया। कैनेडे ने तुरंत तानिया को सिग्नल दिया। तानिया ने दोनों सिस्टर्स सोरा और रूना को साथ लेकर उन बाउंड लोगों को बाहर निकाला। दोनों सिस्टर्स को हिचकिचाहट थी, लेकिन सबकी बात मानी। सब बाहर जाने के बाद तानिया ने बाहर वॉच करने की ड्यूटी ली और काने अंदर रेन को सपोर्ट करने चली गई। केव के अंदर रेन डॉज तो कर रहा था, लेकिन इस बी रैंक मॉन्स्टर के सामने वो डिसएडवांटेज में था और इंजरीज भी हो रही थी। क्रिटिकल मोमेंट में कैनेडा टाइम पर पहुंची और दोनों को सेफ जगह ले गई। जानते हुए कि सब सेफ हैं, रेन ने प्लान बताया। कैनाडा उस एडवेंचरर को इनकैपेसिटेट करे, रेन बेहमत को हैंडल करेगा। उस आदमी को पकड़कर ऑर्डर रुकवाना ज्यादा इफेक्टिव होगा। कनाडे ने बिना हिचकिचाहट एक्सेप्ट किया। दोनों ने खुद को एक्सपोज किया। बेहमत को मास्टर का ऑर्डर था और उसने दोनों को टारगेट किया। कुछ देर डिफेंड करने के बाद रेन ने इस बी रैंक मॉन्स्टर के अटैक्स को अच्छे से समझ लिया। वो जानता था कि मरेगा नहीं, लेकिन और माइन ज्यादा देर नहीं टिकेगी। रेन ने फायरबॉल ट्राई किया, मॉन्स्टर फ्लिंच करा, लेकिन बस डिले हो रही थी। इधर कनाडे ने उस एडवेंचरर को सबड्यू किया, लेकिन वो खुद को सेव करने की बजाय
बेहेमत को रेन को मारने का ऑर्डर देता रहा। रेन की सिचुएशन बहुत मुश्किल हो गई थी। बहुत सोचने के बाद, सबकी हिम्मत अफजाई से रेन ने डिसाइड किया कि एक बार खुद पर ट्रस्ट करके देखेगा। उसने मॉन्स्टर से फेस करना बंद किया और अपनी टेमिंग मैजिक पावर खोल दी। यह देखकर वो एडवेंचरर पैनिक में आ गया। तुरंत बेहेमत को और अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं था। उसके हाथ का मार्क जो उसे मॉन्स्टर से कनेक्ट करता था कंप्लीटली गायब हो गया था। रेन ने उस मैन की डोमिनियन राइट्स ओवरराइड करके बेहेमत को अपने कंट्रोल में ले लिया था। कैनारे उड़ गई। ये तो कभी हुआ ही नहीं था। उस एडवेंचरर ने और मैजिक पावर लगाई, बेहेमत को वापस अपने ऑर्डर में लाने की कोशिश की। मॉन्स्टर अनस्टेबल हो गया। रेन उसे रोकना चाहता था, लेकिन टू लेट हो गया। मॉन्स्टर पलट गया और उसी आदमी को डिस्ट्रॉय करने लगा। रेन के पास फायरबॉल से उसे डिस्ट्रॉय करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और उस एडवेंचरर की जान भी बचानी थी। मॉन्स्टर्स का ह्यूमन से नफरत करना इनेट है। टेमिंग इसे पूरी तरह नहीं मिटा सकती। उस वक्त उस आदमी के नेगेटिव इमोशंस की वजह से मॉन्स्टर का कंट्रोल चला गया और रेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। थीव्स की बात सुनी तो पता चला कि ये वही लोग थे जिन्होंने गान्स की शॉप से वेपन्स खरीदे थे, और ये जानकर कि उन्हें लो क्वालिटी गुड्स दिए गए थे, उन्होंने मिथिल लोग चलाकर बदला लेने की ठानी थी। ये सुनकर गान्स को खुद लगा कि उसमें भी कुछ कमी थी। एक ब्लैकस्मिथ के लिए ये ठीक नहीं था। रेन ने उसकी गलती से इनकार नहीं किया, लेकिन यह भी कहा कि सुधारने का मौका सबको मिलता है। गन्स बहुत टच्ड हुआ और रेन के लिए वेपन बनाने की तैयारी में लग गया। ये सुनकर कि रेन को बस एक डैगर और ग्लव्स चाहिए, गान्स हैरान रह गया। वेपन्स बनने तक ग्रुप ने कुछ देर आराम किया। रात को हीरोज पार्टी के बेस पर आरियोस ने नए पार्टी मेंबर्स के सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया। उसे लगता था कि एक बीस्ट टेमर जो एक ही क्रीचर कंट्रोल करे, जो न सपोर्ट दे न लड़े, वो बेकार है। आरियोस रेन को स्टैंडर्ड मानकर चल रहा था और उसके जैसा कोई नहीं मिला। किसी ने भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं की, इसलिए सब रिजेक्ट। ना ने सोचा, एक्चुअली जो कैंडिडेट्स आए थे वो सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे, बस रेन से कंपेयर करें तो कम पड़ते हैं। उसने आरियोस को यह ओपिनियन दिया, लेकिन रेन के न होने पर उसका सारा गुस्सा नाह पर निकला। मजबूरी में उसे आरियोस की बात माननी पड़ी। कोई सूटेबल पर्सन आने तक यहीं रुकेंगे। अकेले रूम में आरियोस ने ड्रॉर से एक रिंग निकाली, वो रिंग जो रेन का काम तमाम करने के लिए थी। अगले दिन रेन एडवेंचरस गिल्ड गया, उन थीव्स के बारे में पूछा। पता चला कि उनका एडवेंचरस स्टेटस छीन लिया गया और कंपलसरी लेबर में डाल दिया गया। रेन को थोड़ा ज़्यादा लगा, थोड़ा गिल्टी भी फील हुआ। गिल्ड से निकलते ही रेन को उदास देख सोरा और रूना ने कहा कि ज़्यादा सैड मत हो। उसने सही किया। मूड ठीक होने के बाद तीनों मार्केट में घूमने गए। मज़ेदार सुबह के बाद दोनों सिस्टर्स को याद आया कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेन में कोई मैजिक पावर आई होगी। रेन ने थोड़ी देर ट्राई किया, लेकिन कुछ अलग फील नहीं हुआ। सोरा और रूना हैरान भी हुए और थोड़ा उलझ भी। रेन ने दोनों को कंफर्ट किया कि यह हो या ना हो, कोई बात नहीं। उसने अपनी पुरानी स्टोरी भी शेयर की। हीरोज पार्टी में रहते हुए वो हमेशा काम आने की और रिकॉग्नाइज्ड होने की कोशिश करता था, फिर भी निकाल दिया गया। इसीलिए वो ऐसी पार्टी बनाना चाहता था जो ट्रस्ट और फ्रेंडशिप पर बेस्ड हो। ये सुनकर दोनों सिस्टर्स खुश हो गए। वापस जा रहे थे कि एक हैंडसम लॉन्ग हेयर्ड यंग मैन सामने आया। उसने दोनों सिस्टर्स को इंटरेस्ट से देखा और अपनी वुमन बनाने की बात करने लगा। यह सुनकर दोनों सिस्टर्स का जी मतलाने लगा। रेन ने तुरंत दोनों को अपने पीछे कर लिया। उसने बताया कि वो एडगर है, इस होराइजन टाउन का लॉर्ड का बेटा। सोरा और रूना को परवाह नहीं थी, रेन उनका मास्टर था, वो एडगर के साथ नहीं जाएंगी। डिसोबे होने पर एडगर ने सोल्जर्स को सराउंड करने का ऑर्डर दिया। रेन ने बिना देर किए सोल्जर्स पर फिस्ट चलाए, लगभग सबको एक ही बार में निपटा दिया। एडगर को यह पसंद नहीं आया, उसने सोर्ड निकाल लिया। आम लोगों पर सोर्ड चलाने के लिए तैयार था, उन्हें डरे हुए देखना उसे अच्छा लगता था। उसके लिए आम लोग बस टूल्स थे। रेन का दिमाग तेजी से चल रहा था, एक को बचाएं तो दूसरे घायल होंगे। सोरा और रूना ने पूछा कि क्या वो मैजिक यूज कर सकती हैं, उससे काम हो जाएगा। लेकिन रेन नहीं चाहता था, अगर ऐसा हुआ तो दोनों की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, और वो नहीं चाहता था कि वो थोड़ी खुशी मिली हो और वो फिर कहीं जाने पर मजबूर हो जाए। सोचते सोचते रेन को लगा कि बॉडी में कुछ बदला है। सिचुएशन डिफिकल्ट थी, उसे इस नई फीलिंग पर गैम्बल लगाना था। सोचा और कर दिया। एक पल में आसमान में रेन के मैजिक पावर सिजल्स आ गए। उन सिजल्स से डेंस फायरबॉल्स निकले और सीधे उन सोल्जर्स की तरफ झपटे जो विलेजर्स को थ्रेटन कर रहे थे। पीछे खड़ी दोनों सिस्टर्स पूरी तरह स्टंट थीं। ये तो स्पिरिट ट्राइब की कंटिन्यूअस इनकैंटेशन मैजिक थी। एडगर इस नज़ारे से डर गया। रेन ने सोर्ड उस आदमी की तरफ कर दिया, बोला यहां से निकल जा, वरना ब्लेम मत करना। एडगर डर गया और तुरंत चला गया। बाकी सोल्जर्स भी भागकर पैलेस वापस चले गए। सेफ होने के बाद सिर्फ दोनों सिस्टर्स ही नहीं, वहां के आम लोग भी रेन के इस ब्रेव एक्ट से डीपली मूव्ड थे। एक बुजुर्ग औरत ने रेन और दोनों सिस्टर्स को थैंक किया, लेकिन उसने तुरंत वार्न भी किया कि जल्दी से इस टाउन से निकल जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। कहीं दूर एक छत पर आरियोस ने पूरे कपड़े पहने खड़ा था, स्मगली उस मैजिक पावर से कोटेड रिंग को देख रहा था, कोई स्कीम बना रहा था। इधर इन वापस आते ही रूना और सोरा ने कानाडे और तानिया को सुबह की पूरी सिचुएशन सुना दी। फिर बात एडगर के बारे में हुई और विलेजर्स से जो पता चला वो बहुत डिस्टर्बिंग था। यह आदमी जिन लड़कियों को पसंद आता था उन्हें किडनैप करके मैंशन में कैद करता था और लोगों पर हमले भी करता था।
टाउन के लॉर्ड ने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया, विक्टिम्स को चुप रहने का ऑर्डर दिया। नाइट ऑर्डर के पास एविडेंस नहीं था, इसलिए कुछ नहीं हो सका। ये सुनकर तानिया को बहुत गुस्सा आया। वो अपने हाथों से एडगर का मैंशन जलाना चाहती थी, दोनों सिस्टर्स की और विलेजर्स की रक्षा के लिए। रेन ने शांत रहने को कहा। वो भी सबको बचाना चाहता था, लेकिन वो कोई ब्रेव वॉरियर या हीरो नहीं है। वो बुजुर्ग औरत की सलाह सही लगती है, भागना ही ठीक है। कनाडे ने समझा कि रेन का मतलब क्या है और तुरंत बाकी लड़कियों को कन्विंस करने लगी कि वो साथ मिलकर मुश्किल से निकलेंगे। ये सुनकर रेन का जज्बा जाग गया और वो भी उनके साथ प्लान बनाने में लग गया। रात को मैंशन में एडगर ने अपने फादर से मिलने के बाद अपने सबॉर्डिनेट्स को सुबह वाली इंसिडेंट को दबाने का ऑर्डर दिया और रेन को हर हाल में पकड़कर लाने को कहा। ये करने के बाद उसने एक बेल बजाई। बेल सुनते ही एक छोटी फॉक्स गर्ल कमरे में आई। उस लड़की का डरा हुआ होना एडगर को और गुस्सा दिला गया और उसने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया, एक बेहद सैवेज हरकत। अगली सुबह रेन और कैनरी नाइट ऑर्डर के गेट के पास छुपकर बैठे, अंदर गए और एडगर के क्राइम्स डायरेक्टली एक्सपोज किए। इमीडिएटली एडगर के सबॉर्डिनेट ने सोल्जर्स को अंदर भेजकर रिपोर्ट दबाने की कोशिश की। वो बस सिचुएशन स्काउट करने आए थे। रिफ्यूज होने पर भी वो और उलझे नहीं और निकल गए। इस इंसिडेंट से रेन को समझ आया कि नाइट ऑर्डर और लॉर्ड साइड मिले हुए हैं, इसीलिए दबाना आसान था। रास्ते में नाइट ऑर्डर की एक नाइट उनके पीछे आई, जैसे कुछ कहना हो। वो डिसेंट लग रही थी। रेन रुका। उसने बताया कि उसका नाम स्टेला है, इस टाउन में नाइट ऑर्डर की डिप्यूटी कैप्टन। उसने रेन की रेपुटेशन उनके एक्शन से सुनी थी। वो उनके साथ मिलकर लॉर्ड्स ग्रुप के खिलाफ चार्जेस लगाना चाहती थी। अभी कॉल्यूजन की वजह से आधे से ज्यादा नाइट ऑर्डर करप्ट हो गई थी, यहाँ तक कि कैप्टन गिलेट भी। कनाड की हिम्मत अफजाई से रेन ने स्टेला के साथ कोऑपरेट करने का फैसला किया। कनाडा का भी रेन जैसा ही मन था, पूरी नाइट ऑर्डर और उस लॉर्ड को एक साथ साफ करना है। बस थोड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए। स्टेला और उसके ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट्स की रेन्स पार्टी के साथ मीटिंग हुई। वो दिन बिल्कुल नॉर्मली गया। रेन गैंस से वेपन्स और गियर लेने गया, बाकी सीक्रेटली ऑपरेशन में लगे रहे। रात को स्टेला की साइड की फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से नाइट ऑर्डर के कैप्टन जिलेट ने अपने ट्रूप्स को सिटी के बाहर गैदर किया। जिलेट बड़ा स्मग था। उसे खबर मिली थी कि नाइट ऑर्डर और लॉर्ड की कोल्यूजन का एविडेंस एक वेयर हाउस में है। बहुत फेक सी बात लगती थी, लेकिन कॉशन जरूरी था। जिलेट के ऑर्डर पर सोल्जर्स ने वेयरहाउस का डोर खोला और अंदर गए। अंधेरे में किसी ने एम्बुश किया। रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला और वेयरहाउस का डोर बंद हो गया। सोरा और रोना ने बाहर से आइस पावर से डोर लॉक कर दिया। अंदर रेन ने गैंस के बनाए ग्लव से डैगर की तरह अटैक किया। सब गिर गए, बस जिलेट खड़ा था। यह आदमी स्ट्रांग था और उसने रेन और स्टेला को ढूंढ लिया। एक्सपोज्ड होने पर भी स्टेला डरी नहीं। उसके कॉन्फिडेंस ने नाइट ऑर्डर की ब्रांच को दबा दिया था और उन करप्ट लोगों के रॉन्गफुल एक्शंस का एविडेंस भी था। जब जिलेट को पता चला कि रेन यहाँ है तो उसने सोर्ड उठाया। रेन को पकड़कर एडगर को देना था। रेन ने आगे नहीं बढ़ा और स्टेला को अपना प्राइवेट ग्रज खुद सॉल्व करने दिया। दोनों भिड़े जिलेट के लंबे एक्सपीरियंस ने स्टेला को पंच से उड़ा दिया, लेकिन वो खुद फाइट करना चाहती थी। आखिरकार सच की जीत हुई और जिलेट गिर गया। मैंशन में एडगर को यह न्यूज मिली और वो फ्यूरियस हो गया। उस छोटी फॉक्स गर्ल पर गुस्सा निकाला, फिर भी उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि लॉर्ड की आर्मी उसे बचा लेगी। तभी वहां आरियोस आया। उसने रेन को एक लालची और फेम हंग्री इंसान बताया जो एडगर का सब कुछ छीनना चाहता है। और फिर उसने एडगर को एक रिंग दी, एक मैजिकल इक्विपमेंट जो ओपोनेंट को मौत दे सकती है। रिंग मिलते ही एडगर के चेहरे पर एक स्मग स्माइल आ गई, जैसे ये राउंड उसने जीत लिया हो। आरियोस काम पूरा होते ही निकल गया। उस छोटी फॉक्स गर्ल सांसें गिन रही थी और अपना पास्ट याद कर रही थी। पहले वो बहुत खुशी से रहती थी, अच्छे लोगों के बीच। खाना, नींद, सुकून सब था, लेकिन वो खुशी ज्यादा नहीं चली और अब वो यहाँ तकलीफ में थी। इधर बाहर जिलेट और उसके सबॉर्डिनेट्स को डील करने और नाइट ऑर्डर ऑफिस से एविडेंस इकट्ठा करने के बाद स्टेला अपने ट्रस्टेड कॉन्फिडेंस के साथ लॉर्ड के मैंशन की तरफ बढ़ी। सोल्जर्स को न्यूज मिली कि जिलेट और उनके लोग डील हो गए। वो हैरान थे, लेकिन इन फीमेल नाइट से ज्यादा डरे ही। इमीडिएटली उन्हें रीइंफोर्समेंट्स बुलाने को कहा। उन सोल्जर्स में काने और तानिया भी थी, रेन का टास्क लेकर। दोनों तुरंत उन नाइट्स के साथ लड़ाई में कूद गईं। एडगर ऊपर से सब देख रहा था, बिल्कुल निश्चिंत। उसके पास वो रिंग था, बस रेन को मार देना था और बाकी सब टारगेट खोकर चले जाएंगे। इधर मैंशन के अंदर नाइट्स के डाइवर्जन की वजह से रेन और दोनों सिस्टर्स आगे बढ़ गए। प्रिंस और लॉर्ड से डील करने से पहले उन्हें किडनैप लोगों को रेस्क्यू करना था। रूना ने सर्चिंग मैजिक यूज की, लेकिन उसे कुछ स्ट्रेंज लगा। सेलर में कैद लोगों के साथ एक बहुत स्ट्रेंज और बहुत लार्ज मैजिक पावर भी थी, लगभग उन्हीं जितनी। रेन हैरान हुआ, या तो कोई और पावरफुल ट्राइब यहाँ है या ये लॉर्ड और उसके बेटे का कोई ट्रम्प कार्ड है। सोचने के बाद रेन ने डिसाइड किया कि दोनों सिस्टर्स सोरा और रूना उन लोगों को रेस्क्यू करें और वो स्ट्रेंज मैजिक पावर की सोर्स ढूंढेगा। दोनों सिस्टर्स बहुत वरीड थीं, लेकिन ऑर्डर मिला तो मानना पड़ा। दोनों साइड्स अलग अलग चल पड़े। रूना की डायरेक्शन फॉलो करके रेन एक बहुत अजीब से रूम तक पहुंचा। वहां एक आयरन केज थी और उस केज में एक छोटी फॉक्स गर्ल थी, 3 पूंछों वाली। रेन की आंखें खुली रह गईं। ये तो डिवाइन ट्राइब थी, सबसे पावरफुल ट्राइब। वो लड़की रेन को देखकर बहुत डर गई।
रेन ने उसे टच नहीं किया, बस उसकी वूंड्स पर हीलिंग मैजिक यूज की। देखा कि किसी ने उसे बचाया तो नैना बहुत टच्ड हुई और रेन को हग कर लिया। एडगर ने नैना को एक वेयरहाउस में छुपे हुए पाया था। उसकी पावर की वजह से एडगर उसे डायरेक्टली छू नहीं सकता था। बहुत गुस्से में उसने टेम्पल के बच्चों को थ्रेटन किया। बच्चों की खातिर नैना ने उस आदमी के साथ जाना एक्सेप्ट किया और स्लेव कॉलर भी पहन लिया। इस कॉलर के साथ वो बस एडगर के ऑर्डर्स मानने पर मजबूर थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सकती थी। यह सुनकर रेन को बहुत दुख हुआ। उसने नैना को वहां से निकालने और स्लेव कॉलर हटाने की ठानी। रेन ने डोमिनियन मैजिक यूज की, जो किसी टारगेट को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। इसे पुराने मास्टर के डोमिनियन को ओवरराइड करने के लिए यूज किया। काफी देर ट्राई करने पर भी कॉलर नहीं हटा, और जो मैजिक पावर उस पर अटैक कर रही थी वो एनॉर्मस थी। रेन को बहुत तकलीफ हुई। रेन ने नैना को रोते देखा और कोशिश करता रहा। कनाडे, तानिया, सोरा और रूना की याद आई। उन सब ने जो किया था उसकी याद से रेन को और मोटिवेशन मिला। दर्द के बावजूद आखिरकार वो नैना के नेक पर से स्लेव कॉलर हटाने में कामयाब हो गया। बाहर सोल्जर्स ज्यादा थे, जैसे चींटियों का झुंड। तानिया ने एक बार में पूंछ स्विंग की और 10 से ज्यादा गिर गए। केनाले ने भी फिजिकल अटैक से फाइट जारी रखी। सोल्जर्स ने देखा कि कोई ऑप्शन नहीं, तो सेलर की वुमेन को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की। लेकिन सोरा और रूना टाइम पर पहुंची और सब कैप्टिव्स को सेफ निकाल लिया। ये देखकर सबका मोरल बढ़ गया और हर कोई पूरे जोश के साथ लड़ने लगा। स्टेला ने भी ये देखकर कॉन्फिडेंटली मैंशन में जाकर एडगर और उसके फादर को पकड़ने का फैसला किया। लॉर्ड अपने बिलवर्ड बेटे के पास गया कि मामला क्या है। एडगर ने बाप के सामने ओबीडियंट बनकर कहा कि वो खुद संभाल लेगा। ये सुनकर लॉर्ड अपने रूम में चला गया। नीचे रेन नैना को लेकर सेलर से निकला और बाकियों से मिला। फॉक्स गर्ल को देखकर सब हैरान हो गए। डिवाइन ट्राइब तो बहुत पावरफुल और रेयर होती है, बहुत से लोग इसे वर्शिप करते हैं। ये दूसरों के सामने रेयरली आती है। कानाडे डायरेक्ट थी, स्ट्रेट गई और उस फॉक्स गर्ल की सॉफ्ट फर को स्ट्रोक करने लगी। सेम काइंड, सेम फीलिंग। खैर, रेन और स्टेला अभी लॉर्ड और उसके बेटे को लोकेट कर रहे थे। तभी उन्हें वो बूढ़ा आदमी एक सूटकेस पकड़े कहीं भागने की कोशिश में मिला। रेन ने ग्लव्स से उसे बाइंड कर दिया। अपने फादर को डेंजर में देख एडगर कमरे से निकल आया। आरियोस वाली रिंग यूज की। रिंग से एक गॉड ऑफ डेथ प्रकट हुआ और रेन की तरफ साइथ स्विंग किया। कनाडे दौड़ी, लेकिन साइथ रेन के अंदर घुस चुका था। मैंशन के बाहर आरियोस बहुत स्मग था। रेन को सक्सेसफुली खत्म कर दिया था, लेकिन वहां रेन बिल्कुल ठीक खड़ा था, एक खरोच तक नहीं। सब वरीड भी थे, रिलीव्ड भी थे और कंफ्यूज्ड भी। ये एक सुपर टियर मैजिक स्पेल था जो सडन डेथ देता है, जिसे रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। तो यह कैसे बचा? सबने सोचकर एग्री किया कि जरूर रेन ने डेथ को रेजिस्ट करने की कोई मैजिक सीखी है। रूना ने रेन पर पॉइजन ट्राई किया, वो भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सब एग्री हो गए कि रेन ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं उनकी वजह से उसे सुपर टियर मैजिक पावर को रेजिस्ट करने की एबिलिटी मिल गई है। ऊपर एडगर ने देखा कि रिंग से रेन नहीं मरा, वो फ्यूरियस हो गया। उसकी हेट्रेड ने रिंग को और एब्जॉर्ब कराई। रिंग से एक बड़ी मैजिक पावर निकली, एडगर को निगल गई और बढ़ने लगी। रेन ने महसूस किया कि यह बहुत बुरी ईवल हो रहा है। उसने फायरबॉल से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज बढ़ती ही रही। कुछ ही मिनटों में उस मैजिक पावर से एक एनॉर्मस मॉन्स्टर निकला। रेन कांप गया। ये वही मॉन्स्टर था जिसने सालों पहले उसके पूरे विलेज को तबाह किया था। कोकून से निकलकर वो मॉन्स्टर स्मग था, लेकिन इनकी परवाह नहीं की, सीधे कैसल से उड़ गया। रेन को एक्सपीरियंस से पता था कि उस मॉन्स्टर का टारगेट सारे विलेजेस होंगे। रेन ने पीछे खड़े सबको देखा, फिर ट्रबल्स को साइड में रखा और उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए फोकस किया। स्टेला को बोला कि वो लोगों और नैना का ख्याल रखे। नैना जाना चाहती थी, लेकिन उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। सब ने उसे कंफर्ट करने के बाद रेन क्विकली टाउन की तरफ चला गया। बाहर वो डीमन ग्लीफुली टाउन के लोगों पर अटैक कर रहा था, जैसे कोई चींटियों से खेल रहा हो। वो अपनी स्मगनेस एंजॉय कर रहा था कि कैनेडे आई और उसे जोर से ठोककर जमीन पर रख दिया। एक हिट लगी, फिर भी उस मॉन्स्टर में जरा भी डर या गुस्सा नहीं था। लगा जैसे थोड़ी बड़ी चींटियों के साथ खेल रहा है। कैनेड की इस बात की परवाह नहीं की और उसने एक और पंच मॉन्स्टर की पीठ में मारी। तानिया ने भी रिपीटेडली पूंछ से मॉन्स्टर के फेस पर मारा। रेन ने तुरंत यह ओपनिंग देखकर अपनी बाइंडिंग रोप फेंकी। मॉन्स्टर ने रोप को आसानी से एस्केप किया और इनके छोटे ट्रिक्स पर कंटेम्प्ट एक्सप्रेस किया। एक्चुअली ये सब एक स्टॉलिंग टैक्टिक थी। दूर से सोरा और रूना ने मैजिक पावर यूज करके एक शॉक वेव की लाइटनिंग तैयार की जो सीधे मॉन्स्टर के बॉडी पर स्ट्राइक हुई। अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन वो थिक फॉग में से जरा भी स्क्रैच नहीं लेकर निकल आया। मॉन्स्टर को अकेले 5-6 लोगों से लड़ना अनफेयर लगा। उसने और मॉन्स्टर्स बुला लिए और उन्हें लड़कियों पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। इन माइंडलेस मॉन्स्टर्स के खिलाफ तानिया और बाकी लड़कियों ने आसानी से सबको साफ कर दिया। मॉन्स्टर ज्यादा वरीड नहीं था, उसके पास हजारों और मॉन्स्टर्स बुलाने की एबिलिटी थी। कैनेड ने पहले की तरह जंप करके उस झुंड को स्वीप करना चाहा, लेकिन ये एक फेंटिंग ट्रिक थी। मॉन्स्टर ने उसका ऑफ गार्ड मोमेंट देखा और स्नीक अटैक कर दिया। ये देखकर तानिया और रेन दौड़े। तानिया ने फायर अटैक से मॉन्स्टर को कॉन्फ्रंट किया। रेन और ट्विन सिस्टर्स कैनारे को हील करने में लग गए। तानिया ने कुछ सेकंड्स खरीदे, फिर कहीं उड़ गई। लकीली ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मॉन्स्टर को लगा खेल बोरिंग हो रहा है।
उसने अपनी पावर डायरेक्टली यूज की, बड़े फायरबॉल्स हर तरफ फेंके, विलेज को जलाने लगा। रेन ने तुरंत मॉन्स्टर पर फायरबॉल फेंका और रूना और सोरा ने एक व्हर्लविंड से उसे जमीन से पिन कर दिया। इन 1-2 सेकंड्स का फायदा उठाकर रेन ने कैनेडे और तानिया दोनों पर एनहांसमेंट मैजिक लगाई। दोनों ने एक साथ जंप करके कंबाइंड किक का कॉम्बिनेशन मारा। काफी देर कंबाइंड मूव्स के बाद उस मॉन्स्टर का हॉर्न टूट गया और वो थोड़ा वीकेंड हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं गया। इस बार उसने नए विंग मॉन्स्टर्स बुलाए, ऊपर से और नीचे से सराउंड कर लिया, और फिर वो मॉन्स्टर सडनली गायब हो गया। रेन ने समझा कि ये भाग नहीं रहा, वो अपनी पावर से पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तानिया ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन ऑफस्प्रिंग मॉन्स्टर्स ने उसे सराउंड करके प्रोटेक्ट किया और मॉन्स्टर स्मगली निकल गया। उन्हें मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन यहाँ के लोगों को बिना प्रोटेक्शन के छोड़ना भी ठीक नहीं था। रूना और सोरा ने कहा कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक से लोगों को सेफ जगह ले जा सकती हैं, जब तक रेन्स ग्रुप उस डीमन ट्राइब को डिस्ट्रॉय करे। रेन को डर था कि इससे दोनों की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, रेन ने प्लान एक्सेप्ट किया। टाउन में हीरोज पार्टी अपने मैंशन में आराम से बैठी थी। आर्गस और नया बाहर की सिचुएशन को लेकर वरीड थे, लेकिन आरियोस का कहना था कि उनका मिशन सिर्फ डीमन किंग को डिस्ट्रॉय करना है। ये अंडरलिंग्स अननेसेसरी है। हीरो के नाम के दबाव में बाकी ग्रुप चुप रह गए। सच तो यह था कि आरियोस रेस्क्यू नहीं आया था ताकि रेन हर तरफ से बर्बाद हो जाए। बैटलफील्ड में वापस स्टेला और उसके कॉन्फिडेंस अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन ऑर्डिनरी लोग थे, कभी न कभी थक जाते थे। तभी रूना और सोरा उनके पास आईं और अपना प्लान बताया। प्लान सुनकर स्टेला ने इमीडिएटली हेल्प करने की हाँ कह दी। दूसरी तरफ तानिया और कैनेडे मॉन्स्टर्स से लड़ रही थीं, लोगों को बचा रही थीं। रेन की स्ट्रेंथ कंजर्व हो सके इसके लिए फाइट फोकस कर रही थीं। लोगों को फॉरेस्ट में इकट्ठा किया गया। कुछ लोग स्पिरिट ट्राइब पर ट्रस्ट करने में हेजिटेंट थे, कुछ ने लीड लिया तो बाकी भी राजी हो गए और सेफ होने के लिए फॉर्मेशन में जाने लगे। लेकिन सिचुएशन मुश्किल थी, मॉन्स्टर उनके पीछे आ गया था। सोरा ने आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर को डील करने का फैसला किया। रूना टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ऑपरेट करती रही। रेंज ग्रुप अभी भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। इस बार दूसरे एडवेंचरर्स भी आ गए। नाटली ने कमीशन निकाला था मॉन्स्टर से मिलकर लड़ने के लिए। गैंस ने भी बेस्ट कॉम्बैट वेपन सप्लाई करके सपोर्ट किया। सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, बहुत से एडवेंचरर्स ने वॉलंटियर किया। उनका सपोर्ट देखकर रेन का और कॉन्फिडेंस बढ़ा और अपने मिशन को लेकर वो और क्लियर हो गया। सब फुल कैपेसिटी पर थे। रूना और सोरा लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, तभी वो नोटिस नहीं कर पाई कि नैना कब गायब हो गई। दूसरी तरफ रेन ने वेज ऑफ थॉट से मॉन्स्टर को लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन डिस्टेंस बहुत था। तानिया भी उन विंग्ड मॉन्स्टर्स की वजह से वहां नहीं पहुंच सकती थी। तभी नीना दौड़ती हुई आ गई। वो वहां बेकार बैठना नहीं चाहती थी, परफेक्ट टाइम पर आई थी। उसकी पावर स्पेस मैनिपुलेशन से रिलेटेड थी। ये सुनकर नीना ने तुरंत पूरी टीम की हेल्प करने को हाँ कर दी। कैनेडे और तानिया मॉन्स्टर से लड़ती रहीं। जब रेन नीना को लेकर आगे बढ़ा, चुस्ती से हर अटैक को डॉज करता रहा। मॉन्स्टर ने डायरेक्टली एक एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक उन दोनों पर चलाई, लेकिन वो डॉज नहीं हुए। नीना ने उसी मोमेंट में स्पेस मैनिपुलेशन मैजिक यूज की, रेन को कंटिन्यूअसली और इंस्टेंटली टेलीपोर्ट करती रही मॉन्स्टर के पास पहुंचने तक। सही कंडीशंस मिलते ही रेन ने अपनी बॉडी पर स्ट्रेंथ एनहांसमेंट यूज किया, मॉन्स्टर के पास पहुंचा और उस पर कुछ मैजिक पावर यूज किया। काफी तकलीफ के बाद रेन उस मॉन्स्टर के ज्यादातर ऑफस्प्रिंग पर कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करने में कामयाब हो गया। साथ ही उस सुपर पावरफुल मॉन्स्टर को भी बाइंड कर दिया। फिर उसने सारे मॉन्स्टर्स को उस मॉन्स्टर पर कंबाइन अटैक करने का ऑर्डर दिया। सक्सेसफुली उसे टेक डाउन कर लिया। डिसॉल्व होने से पहले उस मॉन्स्टर के मन में कोई हेट्रेड नहीं थी, बस खुशी थी कि एक बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट मिला। मॉन्स्टर के पूरी तरह डिसॉल्व होते ही नैना भी एग्जॉस्टेड हो गई, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज की थी। लकी था कि तानिया टाइम पर आई और उन्हें कैच किया। सब सेफ थे और एक नया दिन शुरू हुआ। उस इवेंट के बाद सारे लोगों को टेलीपोर्ट करके वापस लाया गया टाउन रीबिल्ड करने के लिए। स्टेला भी सक्सेसफुली नाइट ऑर्डर की कैप्टन बन गई। गलती करने वालों को उनके एक्शंस की सजा मिली। उस बैटल के बाद लड़कियों की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई, लेकिन लोगों ने उन्हें वार्मली वेलकम किया। सबको खुशी खुशी ब्लेंड इन होते देख रेन को भी खुशी हुई। मॉन्स्टर से फाइट के बाद नीना ने खुद रेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा जताई। रेन को अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन सबकी हिम्मत अफजाई से उसने एक और ट्राई किया और इस बार कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली बना गया। कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। नया मेंबर पार्टी में शामिल हुआ। ये देख तानिया, काने और दोनों सिस्टर्स सोरा और रूना सब बहुत जोश के साथ उस लड़की का वेलकम करने लगे। अगले दिन होराइजन एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचने पर सबने सुना कि नाइट ऑर्डर और एडवेंचरर्स गिल्ड ने टाउन की सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेट करने का डिसाइड किया है। स्टेला भी आज गिल्ड में ये मैटर डिस्कस करने आई थी। नाइट ऑर्डर की कैप्टन बनने से स्टेला को अपना मिशन कैरी आउट करने में बहुत हेल्प मिली। उसने रेंज ग्रुप का और पूरे टाउन की रीसेंट इवेंट में हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा किया। बात खत्म होने के बाद नैटली ने रेन की पूरी टीम और लड़कियों को एक रूम में बुलाया। उसने बताया कि रीसेंट इवेंट की वजह से एडवेंचरर्स गिल्ड ने रेन का एडवेंचरर रैंक स्पेशली प्रमोट करके सी तक कर दिया है। ये एक स्पेशल एक्सेप्शन था क्योंकि उसने उस लॉर्ड और उसके बेटे की असली फेस एक्सपोज की और एक ए रैंक डीमन ट्राइब को डिफीट किया। फिर भी रेन बहुत हम्बल था। उसे लगा बस वो नहीं,
सबने मेहनत की और एक दूसरे को सपोर्ट किया। कैनाडे, तानिया, सोरा, रूना और नैना सबने रेन को एनकरेज किया और कहा कि उसे खुद पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नाटली ने उस इवेंट की इनकम रेन और सबको ट्रांसफर कर दी। ये देखकर रेन बहुत खुश हुआ और तुरंत सबको साथ खाने चलने को खींच ले गया। इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बाद नाटली ने नोटिस किया कि टीम में एक और लड़की है और डिवाइन ट्राइब की है, बेहद क्यूट फॉक्स अपीयरेंस के साथ। वो इमीडिएटली आगे बढ़कर उसे खूब कडल करने लगी। ये अडोरेबलनेस देखने के बाद रेन ने सबको फोकस करके आगे का प्लान डिस्कस करने को कहा। मुख्य वजह ये थी कि नैना टीम में आ गई थी। उनका करंट रूम छोटा पड़ रहा था, तो वो नाटली और गिल्ड से इसका सोल्यूशन मांगना चाहता था। नाटली ने सजेस्ट किया कि घर खरीद लो। गिल्ड घर भी रिकमेंड करती है और हाउस परचेज पर सब्सिडी भी देती है। काने, तानिया, सोरा, रूना और नैना सबने एग्री किया। रेन ने थोड़ा कैलकुलेट किया और हाउस खरीदने का फैसला किया। फिर जल्दी से अवेलेबल घरों के ड्राफ्ट्स देखे। कुछ घर ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगे, लेकिन आखिरकार एक हिलटॉप वाले घर पर सब बहुत खुश हुए। इसमें वो सब फर्निशिंग्स और डिज़ाइन था जो सबने चाहा था, और ये रेन के बजट में भी था। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट हो तो कुछ ना कुछ तो होगा। लड़कियों को एक स्कीम की स्मेल आई। उन्हें लगा नाटली कुछ छुपा रही है। आखिरकार नाटली को एडमिट करना पड़ा कि यह घर इतना परफेक्ट इसलिए था क्योंकि यह एक हॉन्टेड हाउस था। बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस काने डर गई क्योंकि भूतों पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते और वो लगातार पीछे पड़ते रहते हैं। नाटली ने एक्सप्लेन किया कि इस घर में रात को तकिए पलट दिए जाते थे, नहाते वक्त गर्म पानी ठंडा हो जाता था, खाना बनाते वक्त मसाले बदल जाते थे, और कपड़े सूखने के लिए डले हों तो उन पर करी लग जाती थी। कैनेडी को छोड़कर बाकी सबको ये इतना डरावना नहीं लगा। थोड़ा सोचने के बाद रेन ने डिसाइड किया कि पहले घर इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि रहें या नहीं। छह जल्दी उस हॉन्टेड हाउस में घुस गए। लाइट नहीं थी, काफ़ी डिम था। दूसरे फ्लोर पर गए और ये जगह अनयूजुअली साफ और टाइडी थी, जैसे कोई रेगुलरली क्लीन करता हो। तभी अचानक घर का फर्नीचर जोर जोर से शेक होने लगा और एक आवाज़ आई, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। फिर उनके सामने एक गोस्ट गर्ल प्रकट हुई, मेड का आउटफिट पहने। सोरा और रूना ने तुरंत प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज की, लेकिन इस गोस्ट में स्पिरिट वर्ल्ड में स्लिप अवे करने की एबिलिटी थी। ये देखकर कि ये लोग डरे नहीं, उस मेड गोस्ट ने बस फर्नीचर मूव करती रही और जाने को कहती रही। देखा कि कानाडे सबसे ज्यादा डरी है, तो उसी को और ज्यादा स्केयर करने लगी। डर गुस्से में बदला और कानाडे ने गोस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया। सबको हैरानी हुई कि वो एक्चुअली गोस्ट को हिट कर पाई। मेड गोस्ट कानाडे से डर गई। दोनों सिस्टर्स सोरा और रूना ने यह मौका देखा, एक बैरियर लगाई ताकि वो स्पिरिट वर्ल्ड में एस्केप न कर सके। रेन बस बात करना चाहता था, लेकिन गोस्ट गर्ल ने तुरंत उस पर भी अटैक किया। किसी तरह रेन ने उसे रोका। अपने होम टाउन में एक नेबर अंकल ने उसे स्पिरिट्स को टेम करना थोड़ा सिखाया था। गोस्ट गर्ल उसके कंट्रोल में आ गई और उसके पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रेन ने हमेशा की तरह काइंडनेस से काम लिया, खुद को इंट्रोड्यूस किया और बस बात करनी है ये बताया। कॉन्वर्जेशन में पता चला कि लड़की का नाम टीना था, किसी और टाउन में मेड थी, 30 साल पहले मर गई। उसके पुराने मास्टर ने उसे टॉर्चर करके मारा था। टीना को नहीं पता था कि कहाँ जाए। रेन ने उसे अपने साथ रहने का इन्वाइट दिया। आखिर इसी वजह से यह घर सस्ता था, तो उसे यहाँ रहने देना ठीक ही था। दोपहर को रेन ने जल्दी उस हिलटॉप हाउस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कानाडे साथ थी, बाकी सब घर पर हाउस वार्मिंग का खाना तैयार करने लगे। नाटली ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि रेन की पार्टी इस टाउन को अपना घर माने। दोपहर को मार्केट रिकंस्ट्रक्शन फेज में था, लेकिन सामान डिस्प्ले पर था। तभी हीरोज पार्टी मैंशन से बाहर निकली, एक फ्रूट शॉप पर गई और फ्री में लेने की डिमांड करने लगी। लिन, ना और आर्गस ने भी प्रेशर डाला कि आम लोगों को हीरोज का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन इस बार शॉपकीपर ने डायरेक्टली मना कर दिया। जब उन्होंने प्रोटेक्शन की बात की तो शॉपकीपर ने सीधे उनके मुंह पर कहा, कैसी प्रोटेक्शन? जब मॉन्स्टर आया था तो ये कहाँ थे? बाकी दुकानदारों ने भी उनकी पार्टी को सामान बेचने से मना कर दिया। लोग आपस में उनके बारे में बुरा बोल रहे थे। गुस्से में रायोस ने सीधे सोड निकाला और फ्रूट सेलर की बास्केट तोड़ दी, फिर चला गया। लोग और ज्यादा इंडिग्नेंट हो गए। कुछ लोगों ने रेन को सच्चा हीरो कहा। इसी वक्त कैनड और रेन सामान लेकर घर वापस जा रहे थे। रात को टीना और रूना ने खुद अकेले बेहद स्वादिष्ट खाना बना दिया। सब बहुत एक्साइटेड थे और तुरंत खाने बैठ गए।